6:31 जानलेवा इरादे अध्याय 31 जानलेवा इरादे क्या चल रहा है। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके रक्त में एक बदलाव आ रहा है जिससे उसे ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने में मदद मिली। यह निश्चित था कि पार्थ की औषधि अवशोषित करने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को स्नायु शक्तिवर्धक चूर्ण के एक थैले को अवशोषित करने के लिए इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराने की आवश्यकता होती है। हालांकि पार्थ ने इसे केवल एक बार में ही पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जबकि बचे हुए जल से औषधि की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। पार्थ को जब लगा कि इतने कम समय में ही उसके 2000 की चांदी के सिक्के खर्च हो गए हैं तो वह लगभग रो पड़ा। हालांकि यह उसके लिए अच्छा था कि उसने औषधि की सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। उसने महसूस किया कि फौलादी दीवार तकनीक के प्रशिक्षण की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। मेरे शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? मेरी औषधि अवशोषित की गति बहुत अधिक बढ़ गई है। पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर में ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में उसे भी नहीं पता था। वह केवल इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इस सब का उसकी दाहिनी आंख से कुछ लेना देना है। अगले दिन पार्थ ने पहले यह दिव्य श्वास तकनीक में साधना की, फिर स्नायु शक्तिवर्धक चूर्ण का उपयोग करना शुरू किया। केवल 3 दिनों में फौलादी दीवार तकनीक दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि उसकी 6000 चांदी के सिक्कों की स्नायु शक्तिवर्धक चूर्ण पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। फौलादी दीवार तकनीक के पहले 2 स्तरों ने पार्थ की ताकत में ज्यादा सुधार नहीं किया। उसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी, लेकिन उसकी रक्षा शक्ति में केवल 20 से 30% की वृद्धि हुई थी। यह मुख्य रूप से इसका कारण यह था कि पार्थ की नींव बहुत मजबूत थी। अगर वो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने से पहले ही धातु दीवार के दूसरे स्तर पर पहुंच गया होता तो ताकत में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि होती। तीसरे स्तर पर पहुंचने पर आपका शरीर धातु की तरह कठोर हो जाता है और हथियारों के हमले को भी रोका जा सकता है। इसकी मदद से अपनी रक्षा शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। पार्थ भी तीसरे स्तर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके शरीर को मजबूत बनाने वाला चूर्ण अब समाप्त हो चुका था और फौलादी दीवार तकनीक में उसके प्रशिक्षण की गति फिर से कछुए की तरह धीमी हो गई। पैसा पैसा पैसा, कहां से लाऊं इतना सारा पैसा? पार्थ ने आप भरी। उसकी सारी बचत अब खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करे। यही सोचते हुए उसने वो वायुवटी निकाल ली जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। वायुवटी का इस्तेमाल किसी की आध्यात्मिक शक्ति को निखारने के लिए होता था, जिससे वीर योद्धा को काफी मदद मिलती थी। पार्थ ने तुरंत वो गोली खा ली और दिव्य श्वास तकनीक की साधना शुरू कर दी। दिव्य श्वास तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि राधा के दादाजी भी इसके बदले फौलादी दीवार तकनीक का सौदा करने के लिए आसानी से राजी हो गए थे। पार्थ अपनी दाहिनी आंख से प्राप्त मानसिक ऊर्जा के साथ पहले की तुलना में 2 गुनी अवधि तक साधना कर सकता था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेज गति से बढ़ी। गोली खाने के बाद पार्थ ने एक बार फिर महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख से ऊर्जा निकल रही है, जिससे उसकी साधना की गति फिर से बढ़ गई। 1 दिन और 1 रात बाद पार्थ ने अपनी हथेली ऊपर उठाते ही एक धीमी सांस छोड़ी। उसकी हथेली पर धीरे धीरे सुनहरी फीकी चमक नजर आ रही थी जो अपने साथ एक शक्तिशाली दबाव भी लाई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अनजाने में ही स्वाधिष्ठान चक्र के चरम पर पहुंच गई थी। क्योंकि फौलादी दीवार तकनीक और दिव्य श्वास तकनीक दोनों में एक ही साथ सुधर हुआ, पार्थ की नींव और भी अधिक स्थिर होने लगी। उसने बचे हुए दिनों की गणना की तब प्रतियोगिता में 6 से 7 दिन शेष थे। फौलादी दीवार तकनीक दूसरे स्तर के शिखर पर है, साथ ही मेरी आध्यात्मिक शक्ति की तुलना स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर से की जा सकती है। पार्थ ने अपनी शक्ति का मूल्यांकन किया। इस मजबूती के साथ उसके शीर्ष 3 में पहुंचने की 40 से 50% संभावना थी। हालांकि
अगर उसका मुकाबला हरिकेश से होता है तो उसके पास तैरती नौका की गति पर भरोसा करके जीतने के लिए केवल 30% मौका था। इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसके पास जीतने का मौका बहुत कम था। चाहे हरिकेश को हराना हो या शीर्ष 3 में पहुंचना हो, उसे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। साथ ही साधना के सामान्य तरीकों पर काम करते हुए उसकी साधना और फौलादी दीवार तकनीक में सुधार करना मुश्किल होगा। उसे अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीका सोचना होगा। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से रहस्यमय मेघवन में जाना पड़ेगा, पार्थ ने गहराई से सोचने के बाद कहा। उसने तुरंत कमरे के भीतर एक लंबा आयताकार बक्सा निकाला। लकड़ी के बक्से में चांदी का एक धनुष था। ये वही धनुष था जिसे पार्थ ने उत्तरकाशी से खरीदा था। केवल सच्चे वीर योद्धा ही इसकी वास्तविक ताकत का उपयोग कर सकते थे। हाथ में धनुष लेकर पार्थ ने हिमगिरी गुरुकुल को छोड़ दिया। इसके बाद उसने रहस्यमय मेघवन की ओर जाने से पहले उत्तरकाशी में कुछ चीजें खरीदी। जैसे ही उसने उत्तरकाशी छोड़ा, उसके कुछ पल बाद ही 3 परछाइयां नगर के फाटकों पर दिखाई दी। इनमें से 2 काले कपड़े पहने लोगों की त्वचा सांवली थी और वे एक जैसे दिखते थे। बड़े भाई, वह बच्चा शायद रहस्यमय मेघवन जा रहा है, काले कपड़े पहने व्यक्ति में से एक ने तत्काल कहा। बहुत अच्छा, वो हमारे काम को अंजाम देने के लिए एकदम सही जगह है। इस शानदार योजना से यह बच्चा निश्चित रूप से मरेगा, बड़े भाई ने कहा। उसका आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। बड़े भाई, हमें अभी तक केवल आधे पैसे ही मिले हैं, बाकी के पैसे लेने के लिए क्या हमें इस बच्चे का सिर लेकर जाना होगा? उनमें से एक ने पूछा। हम अभी जो आधे पैसे मिले हैं वो तो मालिक ने पहले ही अपने पास रख लिया है, और जो पैसे काम खत्म करके मिलेगा वो हमारा हिस्सा होगा, बड़े भाई ने कहा। बड़े भाई, फिर तो मैं शराब और शबाब का जमकर मजा लूंगा, छोटे ने कहा। ना छोटे, हम दोनों मिलकर मजे करेंगे। इतना कहकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। फिर पार्थ का पीछा करना जारी रखा। पार्थ तैरती नौका को भी प्रशिक्षित कर रहा था। वह हवा में किसी तैरते हुए पंख की तरह हल्का था। कभी कभी बीच में 1-2 बार पेड़ों की शाखाओं पर कूदता था। आखिरकार आज तैरती नौका अपने निचले स्तर पर पहुंच ही गई। इस खुले क्षेत्र में वह एक पंछी की तरह आजाद महसूस करता था। मैं अभी तक केवल स्वाधिष्ठान चक्र ही जागृत कर पाया हूँ और उसके बाद भी इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं सहस्रार चक्र भी जागृत कर लूं, तो क्या मैं उड़ने में सक्षम हो जाऊंगा? पार्थ ने उत्साह से सोचा। आधे घंटे बाद पार्थ आखिरकार रहस्यमय मेघवन पहुंच गया। उसने बाहर से ही उस अंतहीन जंगल की ओर देखा। यह कोई नहीं जानता कि रहस्यमय मेघवन के सबसे गहरे हिस्सों में क्या है। पार्थ को बस इतना पता था कि जो जितना आगे जाएगा, उसके हिंसक पशुओं से मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पार्थ ने अज्ञात जानवरों के खतरों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक अपनी दाहिनी आंख से क्षेत्र का अवलोकन किया। वो कभी कभार कुछ मजबूत हिंसक पशुओं से मिलता था तो तुरंत ही कई मील दूर चला जाता था। पार्थ ने अपना चांदी का धनुष निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति से डोरी कांपने लगी। सौन, एक चांदी का तीर जंगल के पेड़ों और पत्तियों से बचते हुए 200 मीटर दूर एक भरी भरकम जंगली सुअर को जा लगा। तीर सीधा सुअर की आंख को चीरता हुआ सिर में जा घुसा, जिससे हर जगह खून फैल गया। नीचे गिरने से पहले वो कुछ देर तक संघर्ष करता रहा। यदि मूलाधार चक्र के किसी योद्धा से सीधा मुकाबला होता तो ये जंगली सुअर उसे एक कड़ी टक्कर जरूर देता। पार्थ ने सुअर की लाश नहीं उठाई। वह केवल धनुष के साथ अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था। उसका असली निशाना हिंसक पशु थे। केवल हिंसक पशुओं को मारने से ही वो पर्याप्त चांदी के सिक्के प्राप्त कर सकता था, जिसकी उसे जरूरी औषधियों के लिए आवश्यकता थी। इस चांदी के धनुष की शक्ति खराब नहीं है। प्रत्येक तीर की ताकत 300 मीटर के भीतर किसी योद्धा के स्वाधिष्ठान चक्र की पूरी ताकत के बराबर है। मेरे बाणों में विष का लेप भी है।
अगर मैं महत्वपूर्ण स्थान पर तीर से वार करता हूं तो इसके प्रहार की शक्ति मणिपुर चक्र के योद्धा की ताकत के समान होगी। पार्थ खुद से बहुत खुश था। एक तीरंदाज होने के नाते पार्थ की प्रतिद्वंद्वी को मारने और जीवित बच निकलने की दर बहुत अधिक थी। ये बच्चा बुरा नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मेरा लक्ष्य एक तीरंदाज होगा। सामने से ताली बजने की आवाज आई। कौन है? पार्थ हैरान था। उसने देखा कि 200 मीटर दूर एक पेड़ की चोटी पर दुबला पतला भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी खड़ा है। वो व्यक्ति एक भूत की तरह एक पेड़ पर लटका हुआ था। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख के माध्यम से देखा तो पाया कि व्यक्ति की आभा अजीब तरह से परिवर्तित हो गई थी, जिससे उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं होता। अपने पहले निरीक्षण में उसने पाया कि दुश्मन ने अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका है और उसने गुप्त श्वास तकनीक के साथ साथ एक अन्य मार्गन कौशल अर्थात पीछा करने के लिए तकनीक भी सीखी थी। कौन? हा, तुम जल्द ही मरने वाले हो। क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने उपहास किया। उसका तुरंत हमला करने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें लगातार पार्थ पर ही टिकी थीं। हत्यारे का सामना करते समय पार्थ के हाथ में 3 जहरीले तीर थे। उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? पार्थ को अजीब लगा। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ऐसा क्यों है। हा, बच्चे, अपनी मौत के लिए तैयार हो आओ। उसके 200 मीटर पीछे काले कपड़े पहने 2 आदमी आ रहे थे। वे दोनों स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच चुके थे। 2 तरफा हमला। पार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि जिस शख्स ने उन्हें सबसे खतरनाक और डरावना एहसास दिया वह उसके सामने था। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी के हाथ में एक टेढ़ा ब्लेड दिखाई दिया। क्या करूं? पार्थ ने तुरंत सोचा। इस समय दाहिनी आंख के अंदर से एक परिचित धड़कन की आवाज आई। खतरे का एहसास होते ही पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि और प्रतिक्रिया गति को अधिकतम स्तर पर धकेल दिया। मारो! भूरे कपड़ों वाले व्यक्ति के पीछे 2 आदमी अब 150 मीटर दूर थे। पार्थ की नजरों में उनकी हर हरकत अब धीमी पड़ गई। हालांकि सामने भूरे कपड़े वाला आदमी लकड़ी की तरह स्थिर खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। पार्थ की दाहिनी आंख अभी भी इस आदमी पर टिकी हुई थी क्योंकि उन सब में वही सबसे खतरनाक व्यक्ति था। 100 मीटर। काले कपड़े पहने दोनों आदमी पागलों की तरह हंस रहे थे। वे पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि पार्थ को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। हालांकि पार्थ अभी भी शांत था। अचानक पार्थ की दाहिनी आंख ने भूरे कपड़े वाले आदमी के शरीर के भीतर रक्त और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। उसी पल पार्थ की आंखें खतरनाक रूप से चमक उठीं और तुरंत ही उसने धनुष पर 3 जहरीले तीर लगाए। 100 तीनों बाणों को एक अजीब कोण में व्यवस्थित किया गया था, जैसे एक त्रिकोण, जो भूरे कपड़े वाले आदमी की ओर बहुत ही तेजी से गया। तो क्या होगा आगे? और क्या पार्थ इन खतरनाक कातिलों से खुद को बचा पाएगा, या फिर घटने वाली है कोई आश्चर्यजनक घटना? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 32 मौत से सामना। अध्याय 32 मौत से सामना। जैसे ही पार्थ ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, भूरे कपड़े पहने आदमी की अभिव्यक्ति एक उपहास भरी हंसी में बदल गई। 100 हालांकि जब वे तीनों तीर ठीक उसकी आंखों के सामने आ गए तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इन 3 जहर बुझे तीरों के बीच छोटे छोटे अंतराल थे और ये एक सीधी रेखा में नहीं जा रहे थे। उन्हें इस तरह से इसे व्यवस्थित किया गया था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे कहीं भी नहीं जा सकता था। भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने तेजी से अपना हाथ हिलाया और हवा के एक झोंके ने पहला तीर तोड़ दिया, लेकिन दूसरा तीर ठीक उसके बाद आया।
यदि वह दूसरे तीर को चकमा देकर पार्थ पर हमला करना चाहता तो भी उसे तीसरे तीर का सामना करना होगा। तीसरा तीर इस गणना पर आधारित था कि वो कैसे प्रतिक्रिया करेगा। उसने यह कैसे किया? भूरे कपड़े पहने आदमी की पुतली सिकुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। अगर ये सब पार्थ ने पहले से ही व्यवस्थित किया है, फिर तो उसकी तीरंदाजी बेहद भयावह होगी। वह तो अभी युवा था, केवल 14 वर्ष का। वो नहीं जानता था कि पार्थ की दाहिनी आंख ने उसे पहले ही लक्ष्य बनाकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तीरों में समाहित कर दिया था। उस आदमी के दिल की धड़कन और सांस लेने की दर सहित सब कुछ पार्थ की कड़ी निगरानी में था। पार्थ ने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में होने वाले बदलावों के अनुसार अपने तीर चलाए थे। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। 3 बाणों ने कुछ पलों के लिए भूरे कपड़े वाले आदमी को रोक दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, आज तो तुम मरोगे। भूरे कपड़े पहने आदमी की आवाज में ठंडक भरी हुई थी। हालांकि उसके बाद पार्थ की हरकतों ने उसे एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। 3 तीर मारने के बाद पार्थ भागा नहीं। इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और उसके पीछे 2 आदमियों पर हमला किया। 2 काले कपड़े पहने लोगों ने भी पार्थ पर हमला किया। क्योंकि वे सीधी रेखा में एक दूसरे की ओर दौड़ रहे थे, उनके बीच की दूरी जल्द ही कम हो गई। इस बच्चे के पास मजबूत ताड़ की क्षमता है। भूरे रंग के कपड़े वाला आदमी थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। पार्थ द्वारा की हरकतें बचने का सबसे सही तरीका थीं। सबसे पहले वह सीधे उनसे बचकर नहीं भागा। लोगों के 2 समूहों के तहत उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। कम से कम पार्थ ने पहले ही समझ लिया था कि भूरे कपड़े वाले आदमी की गति उसकी गति से धीमी नहीं थी, अन्यथा वह भूत की तरह उसके सामने प्रकट नहीं हो सकता था। दूसरे, पार्थ के लिए उस तीसरे आदमी से निपटना बहुत कठिन था। तीनों की तुलना करने के बाद पार्थ ने सोचा कि काले कपड़े पहने 2 आदमी कमजोर थे। यदि वो इन दोनों को जल्दी से मार सकता है और फिर भूरे कपड़े वाले व्यक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकता है, इससे उसके जीतने की संभावना अधिक होगी। धीरे धीरे पार्थ और दोनों आदमी करीब आ रहे थे। एक छोटा अर्धवीर योद्धा 2 स्वाधिष्ठान चक्र के योद्धाओं के खिलाफ कैसे लड़ेगा? भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी को कोई डर महसूस नहीं हुआ। पार्थ को मारने के लिए उसे काले रंग के 2 लोगों की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस इतना चाहिए था कि वे पार्थ को थोड़ी देर के लिए रोक दें, फिर पार्थ निश्चित रूप से मर जाएगा। ड्रैगन मुष्टिका। जैसे ही पार्थ ने दोनों काले कपड़े पहने पुरुषों पर हमला किया, उसका शरीर उनके हमलों के बीच की जगह से तेजी से बचकर निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। अचानक उनकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। क्या यह लड़का एक सतावीर योद्धा है? भूरे कपड़े वाले आदमी की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। पार्थ की आभा से स्पष्ट हो गया था कि वह स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गया था। पार्थ की मुट्ठी एक गरजते हुए अजगर की तरह थी, जिसमें एक हल्की सुनहरी चमक थी, और वो जाकर काले कपड़े पहने एक आदमी की छाती में धंस गई। उसके अंदर की हड्डियां तुरंत चकनाचूर हो गईं और वह तुरंत मर गया। पार्थ की विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी और ड्रैगन मुष्टिका भी अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। उसने केवल एक मुक्के से काले कपड़ों में एक आदमी को मार डाला। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे पार्थ को कमजोर समझते थे, बल्कि ये पार्थ की ताकत और उसकी दाहिनी आंख की शानदार क्षमता के कारण भी था। छोटा भाई काले रंग का दूसरा आदमी गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ ने तुरंत दूसरे आदमी पर भी हमला किया। शत्रु के प्रति दयालु होने का अर्थ है स्वयं के प्रति क्रूर होना। मेरे छोटे भाई को मारने के लिए मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। काले कपड़े पहने योद्धा की तलवार ने अचानक बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और वह पार्थ की ओर गुस्से से झपटा। रोको उसे, वो भागने न पाए। पीछे भूरे रंग के कपड़े वाला आदमी चिल्लाया। उसे केवल पार्थ को रोकने के लिए व्यक्ति की जरूरत थी।
जरूरी नहीं कि वो उसे मारने की कोशिश करें। दुर्भाग्य से काले कपड़े पहने आदमी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और पागलपन से हमला किया। पार्थ ने प्रतिद्वंद्वी की खामियों को खोजने के लिए अपनी दाहिनी आंख का पूरा इस्तेमाल किया। हालांकि उसके पास कम समय था क्योंकि उसके पीछे भूरे कपड़े वाला आदमी तेजी से आ रहा था। पार्थ किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसका शरीर तेजी से काले कपड़े पहने आदमी की तलवार की सीमा के भीतर पहुंच गया। पार्थ ने अंत में प्रतिद्वंद्वी के बाएं कंधे पर एक जोरदार मुक्का मारा। हालांकि उस आदमी का एक हाथ टूट गया था, फिर भी वह पार्थ की ओर हमला करता रहा। पार्थ ने उसे एक बार फिर मुक्का मारा और जिससे उसका गला चकनाचूर कर दिया। काले रंग का आदमी जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। पार्थ ने इसकी कीमत भी चुकाई थी। आखिरी मुक्का मारते समय पार्थ की छाती पर भी काले कपड़े वाले उस आदमी का वार लग गया था। आखिरकार उसकी फौलादी दीवार तकनीक अभी तक तीसरे स्तर तक नहीं पहुंची थी, जिसका मतलब था कि वह सम्मान स्तर के योद्धा से सीधे वार को नहीं झेल सकता था। छोटे हरामी, तुमने बड़ी चतुराई से अपनी शक्ति छुपा रहे हो। तुम्हारी असली ताकत मणिपुर चक्र के करीब है, फिर भी तुम आज ही मरोगे। इतने में भूरे कपड़े वाला आदमी आ गया। दोनों के आमने सामने आते ही एक सन्नाटा छा गया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? क्या यह काम देवदत्त असवाल का था? पार्थ ने भूरे कपड़े पहने आदमी को देखा। वह 80% निश्चित था कि उसे देवदत्त असवाल ही भेजा था। उत्तरकाशी के भीतर उसका केवल एक शत्रु था और वह था देवदत्त असवाल और उसका बेटा। हा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। भूरे कपड़े वाला आदमी क्रूरता से हंसा और भूत की तरह पार्थ की तरफ चला गया। उसके हाथ में घुमावदार छोटी तलवार थी जो पार्थ की ओर खिसक गई। पार्थ ने महसूस किया कि दुश्मन के पास उच्च स्तरीय कदम तकनीक है और उसके हमला करने की गति बहुत ज्यादा थी। अपनी दाहिनी आंख की मदद से ही वह इन हमलों को चकमा दे पाया। यदि यह कोई और होता जो स्वाधिष्ठान चक्र या मणिपुर चक्र तक पहुंच गया होता, तो वे शायद पहले ही मारे जा चुके होते। भूरे कपड़े वाले आदमी के हाथ में मौजूद पतली घुमावदार तलवार बहुत तेज थी। यहाँ तक कि सुधांशु डोभाल की कांस्य त्वचा भी इसके हमले को रोक नहीं कर पाएगी। अगर पार्थ को एक भी वार लग जाता तो वो निश्चित रूप से यहाँ अपनी जान गंवा देता। वह दुश्मन में भी कमियां निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भूरे कपड़े वाला आदमी बहुत अनुभवी था और जीवन मृत्यु की कई स्थितियों में मुकाबला कर चुका था, इसलिए उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां थीं उससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। उच्च श्रेणी की तलवार तकनीक, उच्च श्रेणी की कदम तकनीक, उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शक्ति तकनीक, वे सभी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। उसका तलवार कौशल लगभग चरम स्तर पर पहुंच गया है। जबकि पार्थ बमुश्किल चकमा देने में कामयाब हो पा रहा था, उसने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का भी अनुमान लगा लिया था। परिणाम ने उसके दिल को ठंडक से भर दिया। उस आदमी की साधना मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और अनाहत चक्र पर पहुंचने के करीब थी। उच्च स्तरीय युद्ध कला तकनीकों के साथ वह निश्चित रूप से मणिपुर चक्र का शीर्ष योद्धा था। जैसे जैसे लड़ाई आगे जारी रही, पार्थ को लगा कि उसकी आंतरिक चोट और भी बदतर हो गई है। अगर हम करीबी मुकाबले में ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं निश्चित रूप से मारा जाऊंगा, क्यों नहीं? एक योजना के बारे में सोचते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। वो अचानक से उस आदमी की पहुंच से दूर हट गया और अपनी तैरती नौका और दिव्य श्वास तकनीक की पूरी क्षमता तक धकेल दिया। तुरंत वह पेड़ की शाखाओं की सहायता से आगे बढ़ा और रहस्यमय मेघवन के गहरे हिस्सों में चला गया। इस बार जब से उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उसकी तैरती नौका पहले की तुलना में 1.5 गुना तेज थी। अपनी मौत से बचकर कहां भाग रहे हो? भूरे कपड़े पहने आदमी ने तुरंत उसका पीछा किया। पार्थ कुछ मील दौड़ने के बाद शांत होने लगा। प्रतिद्वंद्वी की साधना और उच्च श्रेणी की कदम तकनीक की सहायता से
उसके पास भी पार्थ के बराबर गति थी। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करके अपने लिए एक रास्ता खोज लिया जिसमें कई सारी बाधाएं थी और जो उसका पीछा कर रहे दुश्मन को रोक सके। चूंकि उसकी दाहिनी आंख बहुत दूर तक हर चीज साफ साफ देख सकती थी, इसलिए उसे तेजी से आगे बढ़ने को कोई परेशानी नहीं हुई। पार्थ तो पानी में किसी मछली की तरह था जो बिना रुके तेजी से तैरती थी, जबकि भूरे कपड़े वाला आदमी उन बाधाओं के सामने आने से विचलित था, जैसे पत्ते और शाखाएं। हालांकि मैं तुम्हें खुद का पीछा करने से नहीं रोक सकता, फिर भी मैं तुम्हें रहस्यमय मेघवन की गहराई में ले जा सकता हूँ और हम दोनों को एक साथ मार सकता हूँ। तो चलो अब साथ में मरते हैं, पार्थ ने जोर से कहा। उसने महसूस किया कि तैरती नौका को उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग करने से उसमें कुछ सुधार हुआ है। पार्थ की योजना के अनुसार जंगल की गहराइयों में कुछ भयानक हिंसक पशु थे। दहाड़ हिंसक पशुओं की दहाड़ ने भूरे कपड़े वाले आदमी के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये छोटा हरामी कितना कमीना है, भूरे रंग के आदमी ने अपने दांत बींच लिए। यदि जानवर निम्न श्रेणी के थे, जैसे कि चौथे, पांचवे या छठे वर्ग के, तो भूरे कपड़े पहने हुए आदमी अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी हिंसक पशु की ताकत उसके समान स्तर के योद्धा के बराबर होगी, जैसे कि चौथे वर्ग के हिंसक पशु की ताकत मूलाधार चक्र के योद्धा के समान होगी। हालांकि अगर वो बदकिस्मत हुआ और किसी उच्च स्तरीय हिंसक पशु से मिला, तो किसी सामान्य वीर योद्धा को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं के ताकत की तुलना किसी महावीर योद्धा की ताकत से की जा सकती थी, जो हिमगिरी गुरुकुल के बुजुर्गों के समान शक्तिशाली थे। पार्थ की योजना बहुत सरल थी। भूरे कपड़े वाले आदमी को उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं के पास ले जाने का प्रयास करना। चूंकि उसकी दाहिनी आंख की क्षमता उच्च स्तरीय थी, जिससे पार्थ 10 मील के दायरे में आसानी से सब कुछ देख सकता था। जब वे दोनों किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते जहां हिंसक पशु मौजूद थे, पार्थ तुरंत किसी ऐसे कोने में छिप जाता था ताकि वो जानवर भूरे कपड़े वाले आदमी को पहले देख ले। गर्जना गर्जना। पार्थ भूरे कपड़े वाले आदमी को 2 खूनी तेंदुओं की ओर ले गया। इन 2 खूनी तेंदुओं के जबड़ों पर थोड़े घाव थे। उनका शरीर नुकीली सींग वाले बाघ से भी बड़ा था। पार्थ ने अनुमान लगाया कि खूनी तेंदुए की ताकत मणिपुर चक्र के योद्धा के आसपास थी। जैसे ही उन्होंने खूनी तेंदुओं के क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्हें उत्तेजित किया, पार्थ तुरंत एक पेड़ की शाखाओं के बीच छिप गया और जल्दी से अपनी आभा को मिटाने के लिए गुप्त श्वांस तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी गुप्त श्वांस तकनीक अब उच्च स्तर तक पहुंच गई थी और अब पूरी तरह से किसी की आभा और गंध को मिटा सकती है और साथ ही अपने शरीर से निकलने वाली ऊष्मा को भी कम कर सकती है। पार्थ ने उन दोनों खूनी तेंदुओं को अपनी गंध मिटाकर चकमा दे दिया। हालांकि उसका पीछा कर रहा भूरे कपड़े वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। उसके पास पार्थ जैसे शानदार दृष्टि नहीं थी जो 10 मील के भीतर सब कुछ देख सकती हो। दोनों खूनी तेंदुए दहाड़ते हुए भूरे कपड़े पहने आदमी की ओर झपटे। बेशर्म बच्चे, भूरे कपड़े पहने आदमी ने कसम खाई कि वो पार्थ के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। वह जानता था कि पार्थ कहाँ छुपा है, लेकिन पार्थ की जगह इन दोनों खूनी तेंदुओं ने उस पर हमला करने का निर्णय लिया। खूनी तेंदुआ की गति उच्च स्तरीय थी। वे शाखाओं के बीच से आसानी से निकलकर दुश्मन पर हमला कर रहे थे। उनकी ताकत मणिपुर चक्र के शिखर के आसपास थी। यदि तेंदुओं में से केवल एक ही होता तो भूरे कपड़े वाला उसे आसानी से हरा सकता था, लेकिन 2 जानवरों के साथ होने के कारण यह मुश्किल होगा। जिस तरह भूरे कपड़े वाले आदमी को खूनी तेंदुओं द्वारा घायल किया जा रहा था, उससे पार्थ को खुशी मिल रही थी। हा। पार्थ एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ उदास होकर हंस रहा था। उसकी रहस्यमय दाहिनी आंख के साथ उसकी जीवित रहने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी। हा।
मुझे इन तेंदुओं की मदद करने के लिए दोष मत देना। पार्थ बुरी तरह से हंसा और उसने चांदी के धनुष को अपनी पीठ से उतार लिया और उस पर 3 जहरीले तीर लगा लिए। तो क्या होगा आगे? और क्या पार्थ उस भूरे कपड़े वाले आदमी से छुटकारा पालेगा, या फिर उसकी जान पर आने वाला है कोई बहुत बड़ा संकट? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 6:33 पार्थ की जान खतरे में। अध्याय 33 पार्थ की जान खतरे में। पार्थ एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए वो भूरे कपड़े वाले आदमी को देख सकता था, लेकिन भूरे कपड़े वाला आदमी उसे नहीं देख सकता था। पार्थ ने तुरंत वार नहीं किया, इसके बजाय उसने अपने बाणों को प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया। जैसे ही मैं उस आदमी पर अपने तीर से हमला करूंगा, तो मेरी आभा दोनों हिंसक पशुओं को भी मिल जाएगी। इसलिए पार्थ शांत रहा। वो उन 2 खूनी तेंदुओं का सामना नहीं करना चाहता था। भूरे रंग का आदमी मुश्किल से दोनों जानवरों से निपट पा रहा था, लेकिन उसने अपनी थोड़ी शक्ति पार्थ की चालों पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल की। पार्थ राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह व्यक्ति एक सच्चा वीर योद्धा होने के योग्य था। इस स्थिति में भी वो पार्थ पर नजर बनाए रखने में सक्षम था। ठीक इसी क्षण जमीन में हल्का सा कंपन हुआ, जैसे कि कोई विशाल जानवर आ रहा हो। दोनों खूनी तेंदुए, जिनकी शक्ति 6ठे वर्ग के शिखर पर थी, तुरंत कांप उठे और उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। गर्जना। 10 मील के दायरे में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अनगिनत जंगली जानवर और यहाँ तक कि कुछ हिंसक पशु भी इसे सुनकर कांप उठे। वो क्या है? पार्थ ने महसूस किया कि उसके कानों का पर्दा दर्द कर रहा है। बस एक दहाड़ ने उसे बेचैन कर दिया। अच्छा नहीं है। भूरे कपड़े वाले आदमी को कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा तुरंत सफेद हो गया। वो आदमी पार्थ की तुलना में रहस्यमय मेघवंत के बारे में अधिक जानता था। हे भगवान! अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करते हुए पार्थ ने एक काले रंग का पंखों वाला बाघ देखा। उसके दांत किसी तलवार की तरह तीखे थे। साथ ही वो 7 से 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर लंबा था। यह एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। इस तरह के जानवर को देखकर पार्थ डर के मारे कांप गया। लंबाई के लिहाज से नुकीले सींग वाला बाघ इसकी तुलना में एक बच्चे जैसा था। हालांकि सबसे भयानक हिस्सा बाघ की पीठ पर काले पंखों की जोड़ी थी, जो उसे हवा में उड़ने की इजाजत देता था। वो काले पंखों वाला बाघ जहां भी जाता, पेड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। काले पंखों वाला बाघ, उच्च स्तरीय हिंसक पशु, 9वें वर्ग का जानवर जिसकी ताकत 6ठे कुंडलिनी चक्र के योद्धा के बराबर होती है। ग्रे कपड़े वाला आदमी डर के मारे कांपने लगा। एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु की आभा इतनी भयानक होती है कि किसी भी वीर योद्धा का हृदय डर के मारे कांप जाए। पार्थ के पैर बिना रुके कांपने लगे। वो उस भयावह आभा की वजह से अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। गर्जना। काले पंखों वाले बाघ ने एक जोर की दहाड़ लगाई और खूनी तेंदुओं और उस आदमी की ओर झपटा। मेरी मदद करो! भूरे कपड़े पहने आदमी ने विरोध करने की कोशिश की। काले पंखों वाले बाघ ने अपना मुंह खोला और एक खूनी तेंदुए को पूरा निगल लिया। इस दृश्य को देखकर पार्थ का कलेजा उसके मुंह में आ गया। पार्थ को यह भी लग रहा था कि काले पंखों वाले बाघ को उसके छिपे होने के बारे में भी पता था। काले पंखों वाले टाइगर ने एक सिल्वर स्ट्राइप ब्लड लेपर्ड को खाने के बाद उसकी बैंगनी रंग की आंखों ने लापरवाही से उस ओर देखा जहां पार्थ छिपा था। क्या पार्थ को लगा कि उसका शरीर ठंडा हो गया है? जब एक हिंसक पशु उच्च स्तर पर पहुंच जाए, तो उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या आपने कभी किसी छोटे पहाड़ के आकार के पंखों वाले बाघ को देखा है? जल्दी यहाँ से भागो! अगर मैं नहीं भागा तो मेरे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। पार्थ जीवित रहना चाहता था। उस भयावह दबाव में पार्थ ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी दाहिनी आंख में डाल दी।
दाहिनी आंख ने उन्हें फिर से शांत होने में मदद की। इसने गर्मी की हल्की लहर भी छोड़ी जो उसके पूरे शरीर में समान रूप से फैल गई। पार्थ को लगा कि उसका डर अब थोड़ा कम हो गया है। जंगल के एक कोने की ओर भागते ही उसका शरीर एक धुंध में बदल गया। हालांकि पार्थ अभी भी महसूस कर सकता था कि एक घातक आभा उसे कुचलने की कोशिश कर रही है। पीछे से एक चीख आई। दूसरे खूनी तेंदुए की भी मौत हो गई थी। एक पल में काले पंखों वाले बाघ ने छठे वर्ग के दो हिंसक पशुओं को मार डाला था। अब वहां केवल भूरे रंग का आदमी ही बचा था। भूरे कपड़े वाला आदमी निराशा में दूसरी दिशा में भागा। वो बाघ धीरे धीरे अपने मुंह में भोजन को चबा रहा था। साथ ही वो धीरे धीरे और इत्मीनान से भूरे कपड़े वाले आदमी का पीछा भी करता रहा। हालांकि काले पंखों वाले बाघ धीमी गति से चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ पार्थ की गति निराशा की भावना की वजह से और भी तेज हो गई। उसकी तैरती नौका अब और भी बेहतर हो गई थी। मेरी साधना स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गई है। पार्थ ने महसूस किया कि उनकी साधना में वृद्धि हुई है, लेकिन उसे इससे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि काले पंखों वाले बाघ की समझ बेहद शक्तिशाली थी। कोई 10 मील दूर भी भाग जाए तो भी वो उसे पकड़ लेगा। इतने में पीछे से आवाज आई। बिजली की तलवार भूरे कपड़े पहने आदमी ने यह जानकर कि अब वो बच नहीं पाएगा, अपने अंतिम हमले का इस्तेमाल किया। उस तलवार की ताकत चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। भारी निराशा के साथ किया गया वो वार, जो अनाहत चक्र के किसी भी योद्धा को मार सकता था, सीधे काले पंखों वाले बाघ के शरीर पर जा लगा। गर्जना। काले पंखों वाले बाघ ने अपना मुंह खोलकर भूरे रंग के आदमी और उसके हथियार दोनों को निगल लिया। जहां तक उस आदमी के विनाशकारी हमले की बात है, इसने उस बाघ पर आधा इंच का निशान ही छोड़ा। इतने बड़े आकार के प्राणी के लिए इस तरह का हमला एक गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही भूरे कपड़े पहने आदमी की मृत्यु हुई, पार्थ ने खुद को मौत में पहुंचा हुआ महसूस किया। काले पंख वाले बाघ का अगला लक्ष्य निश्चित रूप से पार्थ ही था। यह अच्छा था कि उनके बीच अभी भी एक फासला था, और बाघ केवल धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। उस बाघ ने पार्थ का पीछा करते हुए कुछ और जंगली और हिंसक पशुओं को खा लिया। पार्थ ने सोचा था कि चूंकि अब बाघ का पेट भरा हुआ है, इसलिए वो शायद उसे जाने देगा, लेकिन काले पंखों वाला बाघ उसके साथ खेलता हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके पीछे ही चल रहा था। ये कमीना पार्थ ने जीवित रहने के लिए रास्ता खोजने के लिए अपनी दाहिनी आंख का उपयोग करने के बारे में सोचा। अचानक उसके दाहिनी ओर एक छोटा सा पहाड़ी नाला दिखाई दिया, जो एक घाटी की तरफ जा रहा था। पार्थ ने पाया कि उस घाटी में 10 मील की दूरी पर एक गहरी गुफा थी। काले पंखों वाला बाघ अपने बड़े शरीर के साथ उस गुफा के अंदर नहीं जा पाएगा। पार्थ ने जल्द ही दिशा बदल दी और उस घाटी की ओर भागा। घाटी पार करते ही पार्थ के पैर हल्के से पानी के ऊपर आ गए। उसने तैरती नौका को पहले ही इस स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था कि उसके लिए पानी पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। काले पंखों वाले बाघ ने पार्थ की ओर झपटते हुए अचानक अपने पंख फड़फड़ाए। पार्थ सीधे गुफा की ओर दौड़ा। बाघ तकनीकी रूप से उड़ने वाला जानवर नहीं था, इसलिए उसकी उड़ने की गति तेज नहीं थी। इस साथ ही उसका पेट पहले से काफी भरा हुआ था कि वो उतनी तेजी से नहीं उड़ सकता था। हालांकि इसने अभी भी पार्थ का पीछा किया। गुफा और करीब आ गई। 10 मील, 9 मील, 8 मील। जैसे ही 1 से 2 मील की दूरी बाकी थी, पार्थ ने एक ठंडी और गहरी आभा महसूस की। ये आभा घाटी के भीतर से आई थी। एक अजीब आवाज के कारण पार्थ का दिल कांपने लगा। उसके पीछे बाघ भी थोड़ा झिझका। साफ दिख रहा था कि वो भी चौकन्ना हो गया था। अचानक घाटी के भीतर का हिस्सा जोरदार ढंग से कांपने लगा, और गुफा के भीतर से 10 मीटर लंबा एक लाल अजगर बाहर निकला। इस अजगर की आभा बाघ से कमजोर नहीं थी। आह! पार्थ का शरीर जम गया।
उसके आगे अजगर और पीछे बाघ था। यह तो पहले से भी बुरा था। सौभाग्य से अजगर का ध्यान सबसे पहले उस बाघ ने आकर्षित किया। दोनों प्राणियों का आमना सामना हुआ। काले पंखों वाला बाघ बीच हवा में दहाड़ा, मानो अपना दबदबा दिखा रहा हो। लाल अजगर फुदकार कर थोड़ा पीछे हट गया। यह उसका क्षेत्र था। जहां तक पार्थ की बात है, तो उन दोनों ने ही इस कमजोर व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर तक एक दूसरे का सामने रहकर इंतजार करने के बाद आखिरकार उस बाघ ने अपना धैर्य खो दिया और लाल अजगर की ओर झपटा। अजगर सीधे बाघ की ओर लपका। तुरंत दो हिंसक पशु आपस में भिड़ गए। जहां वे लड़ रहे थे, वहां की धरती कांप उठी। पार्थ ने सावधानी से अपनी आभा को छुपाया और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। हिस, गर्जना। अचानक दोनों जानवर एक दूसरे को काटने लगे। इस खूनी दृश्य ने पार्थ के दिल को झकझोर कर रख दिया। कुछ समय बाद दोनों जानवरों की तरफ से आने वाली आवाजें कम और कम होती गई। आधे घंटे बाद घाटी के भीतर गहरा सन्नाटा पसर गया। पार्थ ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे दोनों हिंसक पशुओं के शरीर की ओर बढ़ा। उसने अपनी दाहिनी आंख से यह भी पुष्टि की थी कि दोनों जानवर मर गए थे। छोटे पहाड़ के आकार के जानवरों के सामने आते ही पार्थ ने एक आह भरी। वह उन्हें अपने साथ वापस उत्तरकाशी नहीं ले जा सकता था। अचानक उसकी आंख ने एक ठंडी रोशनी की तरफ देखा। पार्थ नीचे झुका और बाघ की लाश से एक घुमावदार तलवार निकाल ली। यह घुमावदार तलवार भूरे कपड़े वाले आदमी का हथियार था। ये बहुत ही धारदार तलवार थी। दहाड़। अचानक उसे आसपास के हिंसक पशु और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। पार्थ ने क्षेत्र को निरीक्षण करने के लिए अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल किया तो वो तुरंत चौंक गया। छठे से सातवें वर्ग के लगभग 30 से अधिक जानवर आसपास थे। अच्छा नहीं है। इन दो हिंसक पशुओं की लाशों ने अन्य जानवरों को आकर्षित किया होगा। पार्थ ने तुरंत घुमावदार तलवार लिया और लाल अजगर की गुफा की ओर भागा। तो क्या होगा आगे? और क्या पार्थ उन खतरनाक हिंसक पशुओं से बच पाएगा, या यही हो जाएगा उसके जीवन का अंत? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 34 जोखिम के साथ फायदा भी। अध्याय 34 जोखिम के साथ फायदा भी। जैसे ही पार्थ ने गुफा में प्रवेश किया, उसे तुरंत ठंड महसूस हुई। जैसे जैसे वो और अंदर जाता गया, गुफा अंदर से भी बड़ी होती गई। गुफा के अंदर कुछ हिंसक पशु और जंगली जानवर थे, लेकिन वे सभी कमजोर थे। जैसे ही वो उन्हें दूर से देखता, उसने अपने चांदी के धनुष का उपयोग करके उन्हें मार देता। और अगर वे करीब आते, तो वो अपनी नई घुमावदार तलवार का इस्तेमाल करता। तलवार आसानी से हिंसक पशुओं को काट देती थी। जल्द ही एक लाल चट्टान से बनी दीवार दिखाई दी और लाल चट्टान की दीवार के नीचे एक गहरे लाल रंग का तालाब था। समय समय पर तालाब की सतह पर बुलबुले फूट रहे थे। पार्थ को नहीं पता था कि लाल तरल क्या था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इसकी आभा उस लाल अजगर के समान थी। रक्त बूटी, रक्त आत्मा बूटी, रक्त बांस पौधा। 300 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना। जैसे ही पार्थ की आंखें आसपास की लाल चट्टान पर टिकी, वो हंस पड़ा। चट्टान की दीवार पर कुछ बेशकीमती औषधियां उगी थीं और सबसे पुरानी 1000 साल तक पहुंच गई थी। जैसा कि पार्थ ने एक बार 2 और 300 साल पुरानी औषधियों को खा लिया था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से इन दवाओं के मूल्य को जानता था। एक सामान्य 500 साल पुरानी रक्त बूटी की कीमत 20,000 या उससे भी अधिक होती थी। 1000 साल से अधिक पुरानी रक्त बूटी और रक्त आत्मा बूटी उत्तरकाशी में कभी उपलब्ध ही नहीं होता था। पार्थ ने मोटे तौर पर गणना की कि लगभग 2300 साल पुराने पौधे थे, 10 500 साल पुराने पौधे और 3 1000 साल पुराने पौधे थे।
500 साल पुराने पौधे सामान्य वीर योद्धाओं के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां तक 1000 साल पुराने पौधों की बात है, वे महावीर योद्धाओं के लिए भी दुर्लभ हैं। पार्थ अपनी खुशी को रोक नहीं सका। एक तो मेरी मृत्यु नहीं हुई और साथ ही ये कीमती खजाने मुझे मिल गए। निश्चित रूप से पार्थ का भाग्य ही उसे यहाँ लेकर आया था। पार्थ जीवन मृत्यु की स्थिति में था, लेकिन वो उससे बच गया और निराशा के समय वो भाग्यवश इस जगह पर आ गया। पार्थ लाल चट्टान की दीवार की ओर बढ़ा, लेकिन उसने कीमती पौधों को तुरंत नहीं उठाया। उसकी दृष्टि लाल तालाब पर जा टिकी। तालाब के पास एक अजगर की मरी हुई खाल पड़ी थी। जहां तक इस तरल पदार्थ की बात है, तो वो चट्टान की दीवार से बह रहा था। लाल चट्टान की दीवार पर ऐसी कीमती सामग्री उगना, क्या ये इस तरल के प्रभाव से है? ये तरल निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। पार्थ उत्साह में घूर रहा था। वह सावधानी से झुका और लाल द्रव को छुआ। अचानक उसकी दाहिनी आंख में एक कंपन हुआ। इस गाढ़े लाल तरल का असर स्नायु शक्तिवर्धक चूर्ण से भी बेहतर था। अद्भुत गहरा लाल तालाब ही वो स्रोत था जिसकी वजह से चट्टान की दीवार ऐसी दुर्लभ औषधियों को विकसित कर पाई। पार्थ तुरंत तालाब में कूद गए। पार्थ ने एक गर्म और ताकतवर ऊर्जा अपने रोम छिद्रों में प्रवेश करते हुए महसूस की। पार्थ खुशी में कराहने से खुद को रोक नहीं सका। इस तालाब की ऊर्जा मेरे द्वारा खरीदे गए स्नायु शक्तिवर्धक चूर्ण से कहीं अधिक मजबूत है। पार्थ ने उसी समय में यह दिव्य श्वास तकनीक और फौलादी दीवार तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। गहरा लाल तरल बहुत ही रहस्यमय था। यह न केवल किसी के शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता है, बल्कि यह किसी की आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है। समय बीता गया। तरल की मदद से पार्थ ने महसूस किया कि उसकी दिव्य श्वास तकनीक और फौलादी दीवार तकनीक के स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हालांकि 70% से अधिक ऊर्जा उसकी हड्डियों, रक्त और त्वचा द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। करीब आधा दिन बाद पार्थ ने महसूस किया कि उसकी फौलादी दीवार तकनीक अंततः दूसरे स्तर के शिखर से बढ़कर तीसरे स्तर तक पहुंच रही है। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा कांसे की तरह मजबूत थी और उसकी हड्डियां और भी सख्त हो गई थीं। फौलादी दीवार तकनीक अब तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। अब मेरी रक्षा शक्ति दोगुनी हो गई है और मेरी ताकत 200 से 250 किलोग्राम तक बढ़ गई है। पार्थ बहुत संतुष्ट था। यदि फौलादी दीवार तकनीक को तीसरे स्तर की शक्ति पूरी तरह से अवशोषित कर ली, तो उसका शरीर सीधे तलवारों का भी सामना कर सकता है। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद पार्थ ने लाल तरल में कुछ घंटे और आराम किया। इस समय उसकी साधना अवधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति मणिपुर चक्र की ओर बढ़ रही थी। रहस्यमय मेघवन में इस बार जीवन और मृत्यु की स्थिति में उनकी साधना स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि भूरे रंग का आदमी भी मरने से पहले अनाहत चक्र तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि जीवन और मृत्यु की स्थिति में होने पर किसी की क्षमता को सबसे तेजी बढ़ाया जा सकता है। फौलादी दीवार तकनीक की शक्ति पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद वे तालाब से बाहर निकल गया और गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया। उसने देखा कि दोनों हिंसक पशुओं की लाश के लिए अन्य हिंसक पशु और मजबूत जंगली जानवर एक दूसरे को मार रहे थे। पार्थ उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं के मूल्य के बारे में सोचते हुए आप भरने से खुद को रोक नहीं सका। वे एक निम्न स्तरीय हिंसक पशु की कीमत से 20 गुना अधिक मूल्य के थे, लेकिन ये हिंसक पशु और जंगली जानवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोनों उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं की लाशों को खा सकते थे। पार्थ इतने सारे जानवरों का सामना करने से डर रहा था, इसलिए वह वापस तालाब में चला गया। मैं अभी यहाँ थोड़ा और अभ्यास करूंगा। पार्थ वापस आकर तालाब में लेट गया और फिर से साधना करना शुरू कर दिया। साधना में लाल तालाब का उपयोग बहुत मददगार था। अगर वो एक बार यहाँ से चला गया, तो उसे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। एक और आधा दिन बाद पार्थ की साधना और आध्यात्मिक शक्ति दोनों ही मणिपुर चक्र के बेहद करीब पहुंच गए थे।
उसकी दाहिनी आंख के भीतर सुनहरी चमक 5.9 सेमी तक पहुंच चुकी थी। मैं जल्द ही मणिपुर चक्र जागृत करने की कोशिश कर सकता हूं। पार्थ तालाब से बाहर निकल गया और ड्रैगन मुष्टिका का अभ्यास करने लगा। ड्रैगन मुष्टिका को पहले ही चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया जा चुका था। अब कुछ चालों की शक्ति अपनी मूल सीमा से भी अधिक हो गई थी। एक अलग दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यह अब एक नई युद्ध कला तकनीक बन गई थी। पार्थ को लगा जैसे वह जल रहा हो। पार्थ ने लाल चट्टान की दीवार से 500 साल पुरानी रक्त बूटी उठाई। जब एक योद्धा किसी कुंडलिनी चक्र के शिखर पर पहुंचता है तो वे तुरंत अगला चक्र जागृत नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये प्रक्रिया एक तरह की गांठ खोलने जैसी थी। पार्थ का रक्त बूटी का उपयोग करने का उद्देश्य इस गांठ को खोलना था। 500 साल पुरानी रक्त बूटी में 300 साल पुरानी रक्त बूटी की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा थी। जैसे ही पार्थ ने इसे खाया, उसने तुरंत महसूस किया कि ऊर्जा उसके पूरे शरीर में बेतरतीब ढंग से दौड़ रही है। उन्होंने तुरंत ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन और एक रात बाद पार्थ ने महसूस किया कि उसका रक्त उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिल गया था। उसने महसूस किया कि अब आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण अधिक हो रहा है। मणिपुर चक्र जागृत करने के बाद अब मेरी आध्यात्मिक शक्ति लगभग दोगुनी हो गई है। मेरे शरीर की विशेषताओं में भी स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है। पार्थ अपनी दाहिनी आंख से अपने पूरे शरीर में हो रहे परिवर्तनों को देख सकता था। जल्द ही उसने मणिपुर चक्र में अपनी नींव को मजबूत किया और दबा बची हुई ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अपनी दिव्य श्वास तकनीक में आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ने पर उसकी गति एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। इस सफलता के कारण पार्थ की समग्र ताकत में नाटकीय बदलाव आया था। अगर वह अब भूरे कपड़े पहने आदमी से मिले तो उसे यकीन था कि वो उससे लड़ सकता है और जीत भी सकता है। साधना एक आधार शक्ति थी। जैसे जैसे आधार शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति, गति और कौशल की शक्ति में भी वृद्धि होगी। अभ्यास के थोड़ी देर बाद पार्थ एक बार फिर गुफा के प्रवेश द्वार पर लौट आया था। घाटी के भीतर से एक कर्कश चीख आई। पार्थ खुद को कांपने से नहीं रोक सका। उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। घाटी के अंदर 7 से 8 मीटर लंबा नीला लकड़बग्घा खड़ा था। लकड़बग्घे ने अपनी घातक आभा छोड़ी और इसने 10 मील के दायरे में सभी जंगली और हिंसक पशुओं को भयभीत कर दिया। यह स्पष्ट था कि नीला लकड़बग्घा भी एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु था। इसकी ताकत लाल अजगर या काले पंखों वाले बाघ से कमजोर नहीं थी। लकड़बग्घे ने जैसे ही पार्थ को गुफा से बाहर निकलते देखा, वे तुरंत हवा की तरह उसकी ओर झपटा। क्या गति है! पार्थ की भौहें सिकुड़ गई। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और वापस गुफा में चला गया। नीला लकड़बग्घा गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था इसलिए अंदर नहीं आ सका और गुफा के द्वार से टकरा गया। उसके टकराते ही गुफा हिलने लगी। इस कंपन ने पार्थ को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। इस उच्च स्तरीय हिंसक पशु की शक्ति बहुत ही भयानक है। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था और साथ ही वो फौलादी दीवार तकनीक के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। यदि वो स्वाधिष्ठान चक्र का साधक होता तो इस कंपन से निकलने वाली भयानक ऊर्जा ही उसे लगभग मार सकती थी। नीले लकड़बग्घे ने बार बार प्रवेश द्वार पर हमला किया। पार्थ को लगा जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा हो। ये तो अच्छा था कि गुफा में प्रवेश करना काफी कठिन था। हालांकि लकड़बग्घे की तुलना में प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन कुछ हमलों के बाद प्रवेश द्वार उखड़ने लगा। बूम! प्रवेश द्वार ढह गया और पूरी जगह पत्थरों से ढक गई। प्रवेश द्वार पत्थरों के गिरने से बंद हो गया, जिसकी वजह से लकड़बग्घा अंदर नहीं आ पाया। आह! पार्थ का चेहरा काला पड़ गया। कुछ और प्रयासों के बाद लकड़बग्घे ने प्रवेश द्वार छोड़ दिया। हालांकि पार्थ अभी भी इसकी आभा महसूस कर सकता था।
लाल अजगर के मरने के बाद यह अब नीला लकड़बग्घा का क्षेत्र था। भले ही पार्थ बाहर खुदाई करके रास्ता बनाने में कामयाब हो जाए, फिर भी उसे एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसने वापस गुफा की गहराई में लौटने का फैसला किया। गुफा में अभी भी छोटे जानवर थे जिनका उपयोग भोजन के लिए किया जा सकता था। पार्थ लाल तालाब में वापस कूद गया और उसने फिर से फौलादी दीवार तकनीक के प्रशिक्षण पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये लाल तरल शरीर के लिए बहुत लाभकारी था। पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। उसकी दाहिनी आंख के अंदर की धड़कन ने उसके पूरे शरीर में गर्मी की सिहरन पैदा कर दी, जिससे लाल तरल का अवशोषण बढ़ गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। पार्थ को लगा कि उसका शरीर और भी सख्त होता जा रहा है। आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन। अंत में 2 दिनों के बाद पार्थ फौलादी दीवार तकनीक के चौथे स्तर पर पहुंच गया। तो क्या होगा आगे? और क्या पार्थ उस गुफा से सुरक्षित बाहर निकल, या यही हो जाएगा उसके जीवन का अंत? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़े पाएगा। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 6:35 आशा की किरण। अध्याय 35 आशा की किरण। पहले 3 स्तर फौलादी दीवार तकनीक की नींव थे। उसके बाद का प्रत्येक स्तर साधक की शक्ति में भारी वृद्धि करेगा। एक बार जब इस युद्ध कला तकनीक को चौथे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाए, तो साधक का शरीर धातु की तरह सख्त और यह अभेद्य हो जाएगा। इसका मतलब था कि पार्थ अपने शरीर के साथ अकेले अजय डोभाल का मुकाबला कर सकता था और स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के अधिकांश साधक अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। फौलादी दीवार तकनीक के चौथे स्तर ने न केवल त्वचा को मजबूत करती है, बल्कि हड्डियों को अंदर से ढालकर उन्हें भी मजबूत करती है, जिसका अर्थ था कि साधक की ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं से कहीं अधिक हो जाती थी। पार्थ ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर परिवर्तन बहुत स्पष्ट था। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना भी उसकी हर चाल और क्रिया में अभी भी अजेय शक्ति होगी। मैं केवल अपने शरीर से स्वाधिष्ठान चक्र के साधकों को आसानी से हरा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं कुछ मणिपुर चक्र के योद्धाओं खिलाफ भी मुकाबला कर सकता हूँ। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर की जांच की। इस समय पार्थ ने अंततः एक शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक की महानता को महसूस किया। अगर उसने पहले ही फौलादी दीवार तकनीक को चौथे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया होता, तो उसे उन 3 हथियारों से लड़ने में कठिनाई नहीं होती। पार्थ ने तालाब से बाहर छलांग लगाई और फिर वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। गिरे पत्थरों की वजह से प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि पार्थ अभी भी पत्थरों के बीच से बाहर के दृश्यों को देख सकता था। इसने अभी तक घाटी को नहीं छोड़ा है। पार्थ ने अपनी बाहें टेढ़ी कर लीं। नीला लकड़बग्घा घाटी के अंदर लेटा हुआ सो रहा था। पार्थ ने कोई संदिग्ध चाल चलने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल इतना किया कि कुछ छोटी चट्टानों को एक तरफ हटा दिया। बस इसी क्षण वो लकड़बग्घा चिल्लाया। पार्थ गुफा में वापस लौटते समय असहाय महसूस कर रहा था। एक उच्च स्तरीय हिंसक पशु होने के नाते लकड़बग्घे की समझ बहुत ज्यादा थी। इस तरह से झांसा देने की कोशिश करना आसान नहीं था। मुख्य प्रतियोगिता शुरू होने में अभी भी 2 दिन और हैं। पार्थ तालाब के अंदर भीगने से थोड़ा उत्तेजित हो गया था। वह जबरदस्ती नहीं तोड़ सका। लकड़बग्घे की ताकत छठा कुंडलिनी चक्र जागृत कर चुके योद्धा के समान थी। वो सम्मान स्तर के किसी भी साधक को तुरंत मार सकता है। लकड़बग्घे की शक्ति महावीर योद्धा के बराबर थी, क्योंकि वह 9वें वर्ग तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि गुरुकुल के कुछ बुजुर्ग भी इसे हरा नहीं सकते। पार्थ ने फैसला किया कि अगर वह बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे पूरा ध्यान सिर्फ साधना पर लगाना चाहिए। तालाब में लेटकर उन्होंने फिर से दिव्य श्वास तकनीक और फौलादी शरीर तकनीक का अभ्यास किया।
हालांकि लाल तहल ने अभी भी फौलादी दीवार तकनीक में बहुत मदद की, लेकिन अब पहले की तुलना में इसकी वृद्धि बहुत धीमी थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक में फिर से कई गुना वृद्धि हुई थी, हालांकि यह 5वें स्तर तक नहीं पहुंची थी। उस पूरी अवधि के दौरान उसने 500 साल पुरानी रक्त बूटी और 500 साल पुराने रक्त बांस पौधे को खा लिया था। पार्थ ने फिर एक रक्त आत्मा बूटी खाई और महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। रक्त बूटी और लाल तालाब की मदद से उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। यह हरिकेश की तुलना में बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। रक्त बांस पौधे का उपयोग और भी अधिक सहायक था। इससे किसी के शरीर में जहर को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इतने सारी कीमती औषधियों का इस्तेमाल करने के बाद उसके शरीर के अंदर कुछ जहर और कुछ छोटी छोटी अंदरूनी चोटें आ गई थीं। लेकिन रक्त बांस पौधे का इस्तेमाल करने के बाद उसने खुद के शरीर से कई बार गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकलते हुए महसूस किया, जिससे उसे जहर से छुटकारा पाने में मदद मिली और उसे लगा कि उसकी आंतरिक चोटें ठीक हो गई हैं। इस समय पार्थ की आध्यात्मिक शक्ति मणिपुर चक्र के शिखर पर थी और उसकी साधना भी मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी फौलादी दीवार तकनीक लगभग 4थे स्तर के चरम पर थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आज मुख्य प्रतियोगिता की शुरुआत होने का दिन है। पार्थ ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। वह अब भी गुफा में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी समय उत्तरकाशी हिमगिरी गुरुकुल सभी आंतरिक शीर्ष शिष्य उपस्थित हो चुके थे। पहले स्थान पर ऋषभ बिष्ट, दूसरे स्थान पर पुष्पराज, तीसरे स्थान पर हरिकेश। सभी वहां आ चुके थे। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है? राधा की खूबसूरत आंखों ने जगह के चारों ओर छानबीन की, लेकिन वे पार्थ को नहीं देख सकी। राधा कुछ दिन पहले आखिरकार स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गई थी। इसमें दिव्य श्वास तकनीक और कीमती औषधियों ने भी उसकी मदद की थी। अब तक तो उसने भी अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया होगा। फिर क्यों राधा थोड़ी उदास लग रही थी, पर उसे उम्मीद थी कि पार्थ प्रतियोगिता के समाप्त होने से पहले आ जाएगा। मंच पर 5 पंक्तियों में 50 कुर्सियां लगी थीं। सीटों पर 50 आंतरिक शिष्य बैठे थे। 50 कुर्सियां आत्मरिक शिष्यों के 50 स्थानों का प्रतिनिधित्व करती थीं। पहले 3 कुर्सियों पर हिमगिरी गुरुकुल के शीर्ष 3 शिष्य थे। ये सभी कम से कम मणिपुर चक्र तक पहुंच गए थे। उनके आभा मंडल को देखकर यह देखा जा सकता था कि पुष्पराज और हरिकेश दोनों हाल ही में मणिपुर चक्र पर पहुंचे थे। जहां तक शीर्ष शिष्य ऋषभ बिष्ट का सवाल है, उसने शुरू से ही अपनी आंखें नहीं खोली थीं, जिससे वे और भी रहस्यमय हो गया था। उसने कभी लड़ाई देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली। शीर्ष बाहरी शिष्य पार्थ यहाँ क्यों नहीं है? हाँ, मैंने सुना है कि उसने केवल आधे कदम के वीर योद्धा की ताकत होते हुए भी उसने स्वाधिष्ठान चक्र के एक योद्धा को हराया था। गुरुकुल के शिष्यों ने चर्चा की। हिमगिरी गुरुकुल के उच्च स्तर के कुछ ही लोगों को एहसास हुआ कि पार्थ यहाँ नहीं है मंच पर। अगर वह यहाँ होता और कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुका होता, तो वह बिना किसी समस्या के शीर्ष 5 में पहुंचने में सक्षम होता। एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने खुद से बड़बड़ाया। यह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाहरी शिष्य प्रतियोगिता का मुख्य निर्णायक था, जिसने देवदत्त असवाल के हमले को रोका था। आज वह मुख्य प्रतियोगिता के 2 मुख्य निर्णायक में से एक थे। यदि वो गया, तो मैं मान लूंगा कि अवश्य ही सूर्य दक्षिण दिशा से उगता है। देवदत्त असवाल की आंखें हिंसक रूप से चमक उठीं, लेकिन फिर उसने संदेह से सोचा, लेकिन भूरे कपड़े वाला आदमी जिसने पार्थ को मारने की सुपारी ली थी, उसने अभी तक वापस आकर इसकी सूचना क्यों नहीं दी? रहस्यमय मेघवन के अंदर गुफा में पार्थ उम्मीद की आखिरी डोर पर जकड़ा हुआ था। समय धीरे धीरे बीता गया। वो निश्चित था कि मुख्य प्रतियोगिता अब शुरू हो गई होगी। नीला लकड़बग्घा बाहर पहरा दे रहा था। पार्थ ने हड़बड़ाहट में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की।
वह बस इतना ही कर सकता था कि वो फौलादी दीवार तकनीक और दिव्य श्वास तकनीक का विधिवत अभ्यास करें। एक और दिन पलक झपकते बीत गया। पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति मणिपुर चक्र की सीमा तक पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उसकी साधना भी धीरे धीरे मणिपुर चक्र के शिखर की ओर बढ़ रही थी। मुख्य प्रतियोगिता की शुरुआत हुए एक दिन बीत चुका है। पार्थ के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। हालांकि आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता महत्वपूर्ण थी, लेकिन उतना भी नहीं था जितना कि उसका अपना जीवन था। इसके अलावा यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो गुरुकुल में वापस लौटने पर उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक घाटी के अंदर से एक चीख सुनाई दी। पार्थ तुरंत तालाब से बाहर निकल गया। वह आवाज स्पष्ट रूप से नीले लकड़बग्घे की तरफ से आई थी। मैं जाऊंगा और इसकी जांच करूंगा। पार्थ ने तैरती नौका का इस्तेमाल किया और गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दरारों के बीच से उसने घाटी के दृश्यों को देखा। घाटी के दूसरी ओर से कुछ मनुष्य प्रकट हुए। मनुष्य पार्थ पहले खुश हुआ, फिर उनका मूड फिर उदास हो गया। केवल महावीर योद्धा ही उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। पार्थ की दाहिनी आंख ने देखा कि गुफा से 3 मील दूर 2 पुरुष और एक महिला थी। उनकी उम्र 16 से 18 के बीच थी। सबसे बड़े की उम्र 20 के आसपास थी। उनकी उम्र के साथ उनके लिए महावीर योद्धा बनना लगभग असंभव था। पार्थ के दिमाग में गुरुकुल के बुजुर्ग सभी 70 या 80 तक पहुंच गए थे, लेकिन लकड़बग्घा लोगों से सावधान लग रहा था। तीनों लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने थे। ऐसा लग रहा था कि एक ही गुट के हैं। चूंकि वे 3 या 4 मील दूर थे, पार्थ उनकी आवाज नहीं सुन सका क्योंकि उसके कान उसकी आंखों की तरह तेज नहीं थे। इस समय सामने वाले युवक ने खुश होकर कहा, इस जानवर के पास कुछ बुद्धि तो है? बिल्कुल नहीं, ये मेरी चुनौती के लायक नहीं है। दूसरे युवक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लड़की ने कहा, जरूर छोटी बहन वृंदा, आपने कभी वास्तविक मुकाबला नहीं किया है, इसलिए आपका युद्ध कौशल बहुत कमजोर है। आप इसे एक चाल में भी नहीं मार सकती। सामने वाले युवक ने कहा, अगर पार्थ सुन सकता है कि वे क्या कह रहे हैं तो वह चौंक जाएगा। जल्द ही उसने लड़की को उच्च स्तरीय हिंसक पशु की ओर चलते देखा। लकड़बग्घे ने लड़की की ओर झपट्टा मारा। अरे बाप रे! पार्थ दंग रह गया। उसे लगा कि वह लड़की मरने वाली थी। पार्थ ने दाहिनी आंख को अधिकतम स्तर पर पहुंचा दिया। पूरी दुनिया 10 गुना धीमी हो गई। उसकी दृष्टि में लड़की स्पष्ट छवि तैर गई। उसके गोरे हाथों ने हल्के से हवा को झटका दिया और उसके हाथों में एक नीले रंग का प्रकाश बन गया और फिर उस लकड़बग्घे के सिर धड़ से अलग हो गया। लकड़बग्घे की त्वचा बहुत सख्त थी, लेकिन उस बार आसानी से उसे काट कर रख दिया। सिर कटते ही लकड़बग्घे के मुंह से आखिरी चीख सुनाई पड़ी और लाश जमीन पर गिर पड़ी। पार्थ हैरान था। उसकी दाहिनी आंख अभी भी धधक रही थी। उसकी आंख के गहरे काले आयाम के अंदर सुनहरी लौ 2 आकृतियों में विभाजित हो गई। उनमें से एक लकड़बग्घा था, जबकि दूसरी लड़की थी। 2 आंकड़े एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने सिर्फ अपना हाथ लहराया। उसके हमले में पार्थ को समझने के लिए बहुत गहरे ज्ञान की जरूरत थी और उसने एक बार में लकड़बग्घे को मार डाला। उसके दिमाग में दृश्य को बार बार दोहराया गया। पार्थ चकित होकर खड़ा हो गया, जैसे कि वह एक मदहोशी में हो। वह इतना एकाग्र था कि उसने उन 3 लोगों को जाते हुए ध्यान भी नहीं किया। छोटी बहन वृंदा, हालांकि आपका प्रतिद्वंदी बहुत कमजोर था, लेकिन उस चाल की शक्ति खराब नहीं थी। सामने बैठे युवक ने तारीफ की। जब पार्थ ने अपनी आंखें खोली, तब घाटी के अंदर कोई नहीं बचा था। केवल लकड़बग्घे की लाश थी। जो कुछ हुआ वह उसके लिए किसी सपने जैसा था। तो क्या होगा आगे? और क्या पार्थ उस गुफा से निकलने के लिए उन लोगों की मदद लेगा, या फिर वे लोग पार्थ के बिना ही वहां से चले जाएंगे? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें।
कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। हॉट आउटलाइन ग्रे कमेंट व्हाट्सएप ग्रे 36 तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। अध्याय 36 तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। वे लोग कहां से आए होंगे? पार्थ ने सोचा कि ये सब कुछ सपना नहीं है बल्कि असल में ऐसा हुआ था। अप्रत्याशित रूप से पार्थ को अपनी दाहिनी आंख की एक नई क्षमता के बारे में पता चला। यह उसके द्वारा देखे गए किसी भी दृश्य को याद कर सकता था और इसे अपने दिमाग में बार बार देख भी सकता था। पार्थ जब भी चाहे वो दृश्य को दिमाग में देख सकता था और उन दृश्यों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर सकता था। वो जानता था कि बाहरी दुनिया के बारे में उसका ज्ञान बहुत ही सीमित है। संपूर्ण आर्यावर्त में कई सारे राज्य थे, यहाँ तक कि सिर्फ गढ़वाल में ही 10 से ज्यादा छोटे राज्य मौजूद थे। उत्तरकाशी उनमें से एक राज्य के भीतर बस एक छोटा सा नगर था। पार्थ जल्द ही शांत हो गया और खुश भी था। अब जबकि लकड़बग्घा मर चुका था, उसे वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। मुख्य प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए पार्थ चिंतित हो गया। गुफा का प्रवेश द्वार चट्टानों के ढेर से अवरुद्ध था। उसे बस इतना करना था कि निकलने लायक एक रास्ता खोल दे। छोटी चट्टानें लगभग 100 से 150 किलोग्राम भारी थीं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ पार केवल अपने शरीर से ही उन चट्टानों को तोड़ सकता था। यदि वह उसमें आध्यात्मिक शक्ति मिला दे फिर तो वे चट्टानें चूर चूर हो जाएंगी। पार्थ ने बड़ी चट्टानों को एक तरफ धकेलना शुरू कर दिया। सामान्य मणिपुर चक्र के योद्धा की शारीरिक शक्ति लगभग 750 किलोग्राम तक होती है। क्योंकि पार्थ ने फौलादी दीवार तकनीक को चौथे स्तर तक प्रशिक्षित किया था, इसलिए उसके पास कम से कम 1250 किलोग्राम शक्ति थी, जो कि मणिपुर चक्र के सामान्य साधक की तुलना में 500 किलोग्राम अधिक थी। हालांकि फौलादी दीवार तकनीक का मुख्य उपयोग किसी की रक्षा को बढ़ाने में मदद करना था, न कि किसी की शक्ति को बढ़ाना। पार्थ ने आखिरकार आधे घंटे में रास्ता खोल दिया, लेकिन वो तुरंत नहीं गया। लाल चट्टान की दीवार पर अभी भी कुछ कीमती औषधियां बाकी थी। इस समय भी कुछ हिंसक पशु और जंगली जानवर चिल्ला रहे थे। इन उच्च स्तरीय हिंसक पशुओं का शरीर बहुत सारे जानवरों को आकर्षित करेगा। पार्थ ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। वो चट्टान की दीवार पर चढ़ गया और कुछ औषधियां ले ली। उसने उनमें से कुछ को ही चुना, जिसमें 1000 साल की रक्त बूटी, 1000 साल की रक्त आत्मा बूटी और 1000 साल का रक्त बांस पौधा शामिल थे। उसने ऐसा क्यों किया? इसके कई कारण थे। सबसे पहले, वह समय बचा सकता था क्योंकि वहां पर बहुत सारे जानवर जमा हो रहे थे। दूसरे, 300 और 500 साल पुराने पौधे कीमती थे, पर पार्थ उनमें से कई को पहले ही खा चुका था, इसलिए अब उनका प्रभाव पहले जितना अच्छा नहीं होगा। पौधों को लेने के बाद उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। घाटी में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि वहां पहले से ही 7 या 8 हिंसक पशु आपस में लड़ रहे थे। यहाँ 30 से अधिक शक्तिशाली जंगली जानवर भी थे। उन सभी में स्वाधिष्ठान चक्र की ताकत थी। पार्थ ने जानवरों को चकमा देने की पूरी कोशिश की और सीधे घाटी से बाहर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने जानवरों को चकमा देने की कोशिश की, फिर भी कुछ जंगली और हिंसक पशु उसकी तरफ तेजी से झपटे। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, पार्थ चिल्लाया और उसकी हथेली एक निचले स्तर के हिंसक पशु से टकराई। निचले स्तर के उस हिंसक पशु की कई हड्डियां तुरंत टूट गईं। उसके इस हमले में केवल शारीरिक शक्ति शामिल थी, इसमें बिल्कुल भी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था। वो हिंसक पशु नुकीले सींग वाले बाघ की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था। जब वे पहली बार रहस्यमय मेघवन में आया था, उस जानवर के एक बार में मारे जाने से अन्य जंगली जानवर डर के मारे दूर हो गए और पार्थ ने जिस तरह से यहाँ आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रास्ते में उसे और भी कई हिंसक पशु मिले, क्योंकि उन हिंसक पशुओं की लाश ने बहुत से अन्य जानवरों को आकर्षित किया।
धातु मुष्टिका, पार्थ चिल्लाया और उसके मुके से एक हल्की सुनहरी चमक निकली। उस मुट्ठी एक छठे वर्ग के एक हिंसक पशु के अंगों को चूर चूर कर दिया गया था। रक्त, आत्मा, बूटी और लाल तरल के प्रयोग से उसकी आध्यात्मिक शक्ति दूसरे समान स्तर के योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर उसने संपूर्ण शक्ति के साथ प्रहार किया तो वो समान स्तर के एक साधक को तुरंत मार सकता था। 1 घंटे बाद पार्थ आखिरकार मेघवन के बाहरी किनारों पर पहुंच गया और उत्तरकाशी की ओर वापस चला गया। मैंने सुना है कि हिमगिरी गुरुकुल का मुख्य प्रतियोगिता जल्द ही समाप्त हो रही है। मुख्य प्रतियोगिता को चुनौती के माध्यम से पूरा किया जाएगा, जिसमें 100 शिष्यों में से केवल 50 शिष्यों को आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। हाँ, पहले दौर में 50 बाहरी शिष्य किसी भी आंतरिक शिष्य को चुनौती में हराकर आंतरिक शिष्यों की सूची में शामिल हो सकते हैं, जबकि दूसरे दौर में आंतरिक शिष्य एक दूसरे को चुनौती देकर वरीयत सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हम पहला दौर तो कल ही समाप्त हो गया और दूसरा दौर अब शायद समाप्त होने वाला होगा। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं इसे नहीं देख पाया। रास्ते में उसने कुछ जानकारी सुनी कि क्या हो रहा है। गुरुकुल में लौटने के बाद वे तुरंत उस स्थान की ओर नहीं गया जहाँ मुख्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, बल्कि वे सबसे पहले कुटिया लौटा और 1000 साल पुराने तीनों पौधों को रख दिया। जल्द ही उसने अपने कपड़े बदले और दरवाजे से बाहर निकल गया। पार्थ ने अपनी गुप्त श्वास तकनीक का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि उसकी साधना अभी केवल स्वाधिष्ठान चक्र पर थी। जहां तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति की बात है तो उसने उसे मणिपुर चक्र के शुरुआती स्तर पर रोक दिया था। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ जिससे दूसरों को ज्यादा शक न हो। पार्थ जल्द ही तैरती नौका का उपयोग करके उस स्थान पर पहुंच गया। इस समय प्रतियोगिता का दूसरा दौर चल रहा था। एक दिन के मुकाबले के बाद बाहरी शिष्य चुनौती समाप्त हो गई है और 50 आंतरिक शिष्यों का फैसला किया जा चुका है। अगला दौर आंतरिक शिष्य चुनौती होगा। आप में से जो 50 बच्चे हैं वे वरीयता सूची का पता लगाने के लिए एक दूसरे को चुनौती देंगे और आपके वरीयता क्रमांक के अनुसार आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। एक शक्तिशाली और पुरानी आवाज गूंज उठी। प्रतियोगिता स्थल के बीच में एक अखाड़ा था। अखाड़े के सामने एक मंच था। मंच पर 50 आसन थे और प्रत्येक आसन पर एक व्यक्ति बैठा था जो एक आंतरिक शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था। पार्थ ने ध्यान दिया और पाया कि बाहरी शिष्यों में से राधा, दीपक और चिन्मय सभी शीर्ष 50 में पहुंच गए थे। हालांकि उन सभी का वरीयता क्रमांक अंतिम 10 में था। केवल राधा ही शीर्ष 20 में पहुंची। जाहिर है ये बाहरी शिष्य चुनौती की सूची थी, न कि वास्तविक वरीयता सूची। क्षमा करें आचार्य, मैं अभी थोड़ी देर से आया हूँ। पार्थ ने अपने पहचान पत्र का इस्तेमाल किया और अंदर आया। यह पार्थ है, ये वही है, शीर्ष बाहरी शिष्य। पार्थ ने तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार वो आ ही गया। पार्थ को प्रतियोगिता स्थल पर देखकर राधा का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठा। निर्णायक, क्या मैं अभी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ? पार्थ ने विनम्रता पूर्वक पूछा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप प्रतियोगिता का पहला दौर खत्म होने के बाद अब इसमें शामिल नहीं हो सकते, निर्णायक ने कहा। उन्होंने सोचा कि पार्थ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वही है, सफेद दाढ़ी वाले मुख्य निर्णायक की आंखें चमक उठीं। वह बाहरी शिष्य प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक थे और उन्होंने वहां पार्थ को सभी पर हावी होते देखा था। निर्णायक की बातें सुनकर पार्थ ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। वह बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा था क्योंकि केवल 2 से 3 लोग ही थे जो उसकी टक्कर के थे। लेकिन पार्थ को अभी भी पुरस्कारों में दिलचस्पी थी। यदि कोई शीर्ष 3 में पहुंच जाता है तो वह युद्ध कला पुस्तकालय में जाकर सर्वोच्च श्रेणी की युद्ध कौशल तकनीक चुन सकता है। ठहरो, मुख्य निर्णायक की ओर से आवाज आई। मुख्य निर्णायक, आप क्या कहना चाहते हैं? आयोजन कर रहे निर्णायक को संदेह हुआ।
इस बच्चे ने बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी समझ और क्षमता उच्च स्तरीय है। मुझे लगता है कि हम उसे मौका दे सकते हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा। पार्थ ने उसकी ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। उसने एक से अधिक बार उसकी मदद की थी। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, कोने से एक ठंडी आवाज आई। वह व्यक्ति देवदत्त असवाल था। हर प्रतियोगिता के अपने नियम होते हैं। एक व्यक्ति के लिए हम नियम को कैसे बदले जा सकते हैं? यदि कोई मुख्य प्रतियोगिता के लिए देर से पहुंचता है, तो यह स्पष्ट है कि वो नियमों की अवहेलना कर रहा है। देवदत्त असवाल ने सही कहा। पार्थ असहाय महसूस कर रहा था। उसे देर हो गई क्योंकि देवदत्त असवाल ने उसे जान से मारने के लिए हत्यारे भेजे थे, और अब देवदत्त असवाल उसे प्रतियोगिता में प्रवेश करने से भी रोक रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, देवदत्त असवाल सही है। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नियम को तोड़ नहीं सकते, इससे गुरुकुल की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। हा हा हा। यह बच्चा 3 साल बाद होने वाली अगली प्रतियोगिता तक इंतजार कर सकता है। बहुत से लोग पार्थ को उदास नजरों से देख रहे थे। हिमगिरी गुरुकुल के उच्चाधिकारी आपस में चर्चा करने लगे। इस साल की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी। न केवल कुछ बुजुर्ग पहुंचे, यहाँ तक कि देवराज बिष्ट गुरुकुल के प्रमुख भी यहाँ आए थे। उनका नजरिया दूसरों से अलग था। वे नियमों की परवाह करने के बजाय अधिक प्रतिभाशाली लोगों को अधिक महत्व देंगे। दो मुख्य निर्णायक क्या सोचते हैं? गुरुकुल के प्रमुख देवराज बिष्ट ने भावहीनता से पूछा। मुख्य प्रतियोगिता में 3 लोग थे जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी, गुरुकुल के प्रमुख और 2 मुख्य निर्णायक। मैं पार्थ का समर्थन करता हूँ। यदि हमारे पास अधिक प्रतिभाएं हैं तो यह गुरुकुल के लिए बेहतर है, सफेद दाढ़ी वाले मुख्य निर्णायक ने कहा। तुरंत सभी लोग दूसरे मुख्य निर्णायक की ओर देखने लगे। दूसरा निर्णायक एक सफेद धोती कुर्ता पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। पार्थ ने देखा कि यह व्यक्ति परिचित था। फिर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति पिछली बार युद्ध कला पुस्तकालय की रखवाली कर रहा था। सफेद वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी पार्थ को देखा और गहराई से कहा, मैं भी पार्थ का समर्थन करता हूँ। भीड़ में हड़कंप मच गया। दोनों मुख्य निर्णायकों ने पार्थ का समर्थन करने का फैसला किया था। यहाँ जिन 3 लोगों के पास सबसे अधिक शक्ति थी, उनमें से 2 ने पार्थ की मदद करने का फैसला किया था। यहाँ तक कि गुरुकुल के प्रमुख भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? देवदत्त असवाल का चेहरा उतर गया। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ अब प्रतियोगिता में भाग ले पाएगा, या फिर देवदत्त असवाल फिर से चलेगा कोई चाल? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 637 आता उन शिष्य को चुनौती। अध्याय 37 आता उन शिष्य को चुनौती। ठीक है, हम दोनों मुख्य निर्णायकों के कहे अनुसार ही कार्य करेंगे और पार्थ को भाग लेने की अनुमति देंगे। गुरुकुल के प्रमुख देवराज बिष्ट ने पार्थ को दिलचस्पी से देखा। गुरुकुल के प्रमुख और 2 मुख्य निर्णायकों के सहमत होने के कारण किसी ने भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यह पहली बार था जब पार्थ को अपने गुरुकुल की तरफ से किसी तरह से समर्थन प्राप्त हुआ था। देवदत्त असवाल गुस्से से कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्थ जिंदा लौट सकता है। भूरे कपड़े वाला आदमी विफल हो गया है। उसकी ताकत इस लड़के से कहीं अधिक थी, फिर वो कैसे विफल हो सकता है? पार्थ निर्णायक ने कहा, मैं अब तुम्हें नियम समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। जी जरूर। पार्थ ने ध्यान से सुना। इस प्रतियोगिता में लोगों ने एक दूसरे को चुनौती दी। पहला दौर बाहरी शिष्य चुनौती था, जब 50 बाहरी शिष्यों ने 50 आंतरिक शिष्यों को चुनौती दी थी। यदि वे जीत गए तो उन्होंने आंतरिक शिष्यों की जगह ले ली। प्रत्येक बाहरी शिष्य के पास किसी को चुनौती देने के 3 अवसर थे। यदि वे तीनों चुनौती हार जाते हैं तो वे बाहरी शिष्य बने रहेंगे। इसलिए बाहरी शिष्यों को किसी आंतरिक शिष्य को चुनौती देने से पहले
अपनी ताकत का अनुमान लगाना था और कमजोर आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने के लिए चुनना था। पार्थ, चूंकि आप देर से आए हैं, इसलिए आपके पास किसी को चुनौती देने का केवल एक मौका है, निर्णायक ने सख्ती से कहा। एक मौका? पार्थ ने सिर हिलाया। जी, मैं समझता हूँ अपनी शक्ति से वे आसानी से एक आंतरिक शिष्य बन सकता था। जब तक पार्थ इतना बेवकूफ ना हो कि वो ऋषभ बिष्ट जैसे किसी व्यक्ति को न चुने, तो वो आसानी से जीत जाएगा। जाहिर है पार्थ ऐसा नहीं करने वाला था। अब आप एक व्यक्ति को चुनौती देने के लिए चुन सकते हैं। यदि आप जीते हैं तो आप उनका स्थान ले सकते हैं, निर्णायक ने चेतावनी दी। ठीक है, पार्थ ने मंच पर छलांग लगाई और 50 लोगों का सर्वेक्षण किया। 50 लोग, 50 सीटें, सभी क्रम से व्यवस्थित हैं। ऋषभ बिष्ट, पुष्पराज, हरिकेश, श्रीवली। बाएं से दाएं क्रम चला गया। 10 लोगों की पहली पंक्ति ने शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी पंक्ति की 7वीं कुर्सी पर पार्थ ने राधा को देखा। राधा ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। दोनों पड़ोसी थे और एक दूसरे से काफी परिचित थे। दीपक, कार्तिक असवाल, युवराज, चिन्मय 40वें और 50वें स्थान के बीच थे। पार्थ के अलावा केवल 5 अन्य थे जो आंतरिक शिष्य बन गए थे। मुझे किसे चुनौती देनी चाहिए? पार्थ ने मुस्कुराते हुए उन सब का निरीक्षण किया। ऋषभ बिष्ट, जो पहले स्थान पर था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह साधना करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि प्रतियोगिता का उससे कोई लेना देना नहीं है। शीर्ष के आंतरिक शिष्यों ने पार्थ की कोई चिंता नहीं की। हालांकि सूची में नीचे स्थान वाले शिष्य घबराए हुए थे। आखिरकार पार्थ शीर्ष बाहरी शिष्य था। वो अपनी ताकत से आसानी से शीर्ष 10 में पहुंच सकता था। दूसरी पंक्ति, 6ठी सीट। पार्थ की नजर राधा के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति पर टिकी थी। नंबर 16, निरंजन, कृपया बाहर आओ, निर्णायक ने कहा। निरंजन 16 या 17 साल का था। उसकी साधना मूलाधार चक्र के शीर्ष पर थी, लेकिन उसकी आभा स्वाधिष्ठान चक्र के साधकों से कमजोर नहीं थी। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा सकते हो क्योंकि तुम स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गए हो। निरंजन शांति से मंच पर चला गया। यह निरंजन बहुत मजबूत है। अपने धातु शरीर के साथ उसने 2 अर्धवीर योद्धाओं को हराया है। पार्थ इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि पार्थ कमजोर है? उसने अर्धवीर योद्धा होकर भी सच्चे वीर योद्धा को हराया था और अब तो उसकी ताकत और भी बढ़ गई है। जीतने के मामले में पार्थ के पास जाहिर तौर पर अधिक मौका था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत भी कमजोर नहीं थी, इसलिए यह कड़ा मुकाबला होगा। धातु हथेली, निरंजन ने केवल एक मध्यम श्रेणी की तकनीक का इस्तेमाल किया। निरंजन ने इस युद्ध कला तकनीक को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया था। पार्थ थोड़ा हिल गया था। बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में केवल उसने ही मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था। असल में निरंजन का धातु हथेली उसकी धातु शरीर का पूरक था, इसलिए यह हथेली कार्तिक असवाल की बर्फीली तलवार को मात दे सकती है। निरंजन की ताकत अब अर्धवीर योद्धाओं से कमजोर नहीं है। भीतर के कुछ शिष्यों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। धातु मुष्टिका, पार्थ ने लापरवाही से एक मुक्का मारा। वह केवल आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं जोड़ी। इस दृश्य ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न करने का मतलब था कि उसके पास कोई अतिरिक्त फायदा नहीं था। बच्चे, लापरवाह बनने की कोशिश मत करो। निरंजन ने एक गहरी सांस ली और धातु शरीर और धातु हथेली को अधिकतम स्तर तक परिचालित किया। मूल रूप से उसने ये नहीं सोचा था कि वह पार्थ को हरा देगा, वह केवल थोड़ी से टक्कर ही दे सकता था। लेकिन विरोधी जब इतना अहंकारी था तो उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मंच पर 2 आकृतियां एक दूसरे के करीब आ गईं और मुट्ठी और हथेली एक दूसरे से जा टकराई।
निरंजन के चेहरे पर खुशी थी, उसे लगा कि वो जीत जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। बूम! जैसे ही उसकी हथेली मुक्के से टकराई, उसने महसूस किया कि भारी शक्ति ने उसके हाथ को सुन्न कर दिया है। निरंजन को पसीना आने लगा। उसने महसूस किया कि पार्थ किसी बैल की तरह शक्तिशाली था। निरंजन को यह भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो उड़ते हुए दूर चला गया। एक चाल। निरंजन को हराने के लिए पार्थ की सिर्फ एक चाल ही काफी थी। हालांकि सबके लिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि पार्थ ही जीतेगा, लेकिन एक चाल में जीतना सच में चौंकाने वाला था। वो आधार श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल करके भी जीत गया, और यहाँ तक कि उसने किसी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। पार्थ ने एक उच्च श्रेणी की शारीरिक युद्ध कला तकनीक सीखी है। कुछ बुजुर्गों की नजर से ये बात नहीं छिप सकी। पार्थ, चुनौती सफल। अब आप 16वें स्थान पर हैं। जहां तक निरंजन की बात है, तो आपके पास किसी को चुनौती देने के लिए 3 मौके हैं, निर्णायक ने घोषित किया। निरंजन को हराने के बाद पार्थ शांति से दूसरी पंक्ति की छठी सीट की ओर चल पड़ा। उसके दाहिनी ओर राधा बैठी थी। आपकी फौलादी दीवार तकनीक कम से कम तीसरे स्तर पर पहुंच गई है, राधा ने थोड़ा आश्चर्य करते हुए कहा। पार्थ ने यह तकनीक राधा के दादाजी से दिव्य श्वांस तकनीक के बदले में ली थी। राधा के अनुसार फौलादी दीवार तकनीक को प्रशिक्षित करना बहुत कठिन था। उसके दादाजी ने कहा था कि पार्थ उसे अधिकतम दूसरे स्तर तक ही प्रशिक्षित कर पाएगा, लेकिन पार्थ के प्रदर्शन से उसकी फौलादी दीवार तकनीक कम से कम तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी। हाँ, पार्थ मुस्कुराया। उनकी फौलादी दीवार तकनीक पहले ही चरम चौथे स्तर पर पहुंच चुकी थी। तीसरे और चौथे स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था। निरंजन से लड़ते समय पार्थ ने अपनी आधी ताकत का भी उपयोग नहीं किया था। वैसे प्रतियोगिता के पहले दौर में क्यों नहीं आए थे, राधा ने उत्सुकता से पूछा। बस कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा था, पार्थ ने देवदत्त असवाल की तरफ देखते हुए कहा। राधा ने पार्थ की नजरों का पीछा किया तो उसे कुछ कुछ समझ में आया। हर किसी ने देखा था कि कैसे देवदत्त ने पहले पार्थ को सबके सामने ही मारने की कोशिश की थी, और आज भी पार्थ के प्रतियोगिता में शामिल होने पर सबसे ज्यादा मिर्ची उसे ही लगी थी। मंच पर लड़ाई जारी रही। नियमों के अनुसार निरंजन के पास किसी को चुनौती देने का एक और मौका था। जल्द ही निरंजन ने सफलतापूर्वक किसी को हरा दिया और 26वें स्थान पर आ गया। पार्थ के बीच में प्रवेश करने के बाद से प्रतियोगिता में देरी हुई, क्योंकि आंतरिक शिष्यों के लिए 50 स्थान थे और 51 लोग थे। एक व्यक्ति को हटा दिया गया था। पार्थ और 5 अन्य बाहरी शिष्य अब आंतरिक शिष्य बन गए थे। बाहरी शिष्य चुनौती समाप्त हो गई है। निर्णायक ने एक सांस ली और अगले दौर की शुरुआत की घोषणा करने लगे। वे वरीयता प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ रहे थे। पहले आई खबरों के मुताबिक शीर्ष 20, शीर्ष 10 और शीर्ष 3 के लिए अलग अलग इनाम थे। विशेष रूप से शीर्ष 3 वे सर्वोच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक चुन सकते थे। यही वो वजह थी जिसके लिए पार्थ विशेष रूप से उत्साहित था। जाहिर था कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला था। साथ ही आंतरिक शिष्यों की वरीयता सूची से किसी के सम्मान और गौरव को तय किया जाएगा। यहाँ सभी युवा 18 या उससे कम उम्र के थे और सभी में जीतने की इच्छा थी। दूसरे दौर के वरीयता क्रमांक चुनौती का मतलब है कि आप सभी के पास किसी को चुनौती देने के 3 मौके हैं। यदि आप असफल होते हैं तो आपके 3 अवसरों में से एक कम हो जाएंगे, निर्णायक ने कहा। नियम बहुत स्पष्ट थे। जो वरीयता सूची में निचले स्थान पर है वे शीर्ष वरीयता सूची वाले को चुनौती देंगे। यदि वे जीत जाते हैं तो वे प्रतिद्वंद्वी के स्थान को आपस में बदल लेंगे। किसी को चुनौती देने के लिए सभी के पास केवल 3 मौके थे। यदि वे सफल हुए तब भी उनके पास 3 अवसर ही होंगे, लेकिन यदि वे असफल हुए तो उनकी वरीयता सूची में ऊपर जाने की संभावना कम हो जाएगी। समझ गए? 50 लोगों ने सिर हिलाया।
अंतिम स्थान वाले ने दूसरों को पहले चुनौती दी। इसकी शुरुआत सबसे पहले क्रमांक 50 से हुई। हालांकि निचले स्थान पर स्थित शिष्य पहले से ही एक आंतरिक शिष्य बनने से बहुत खुश थे और वे जानते थे कि उनके पास शीर्ष 20 में आने का कोई मौका नहीं होगा। इसलिए 40वें और 50वें स्थान के बीच के कुछ ही शिष्यों ने दूसरों को चुनौती दी। 40वां, 39वां, 38वां। जैसे जैसे क्रमांक संख्या ऊपर की तरफ बढ़ी, खास तौर से जब यह 20वें से 30वें स्थान पर पहुंचा, तो मुकाबले और भी भयानक हो गए। दीपक, कार्तिक असवाल जैसे लोग सभी शीर्ष 30 में पहुंच गए थे। कार्तिक असवाल 12वें और दीपक 15वें स्थान पर पहुंच गए थे। कुल मिलाकर शीर्ष 20 आंतरिक शिष्यों में अर्धवीर योद्धाओं की ताकत थी। पार्थ और राधा दोनों ही सच्चे वीर योद्धा थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। केवल 10 से भी कम ऐसे शिष्य रहे होंगे जो स्वाधिष्ठान चक्र तक नहीं पहुंच पाए थे। शीर्ष 20 की पुष्टि होने के बाद उन्होंने शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। जल्द ही चुनौती देने के लिए राधा की बारी भी आ गई। राधा के बाद पार्थ किसी को चुनौती देगा। शीर्ष 10 आंतरिक शिष्य में भी कुछ ऐसे थे जो स्वाधिष्ठान चक्र तक नहीं पहुंचे थे। राधा ने छठे स्थान वाले शिष्य को चुनौती देने का फैसला किया और उसने अपना मैच आसानी से जीत लिया। शीर्ष 10 में पहुंचने के बाद राधा ने किसी को चुनौती नहीं दिया। इस तरह वे अभी भी अगले 2 दौर के लिए अपने 2 मौके बचा सकती थी। क्रमांक 16 पार्थ, अब तुम्हारी बारी है। तुम किसे चुनौती देना चाहते हो? इस समय निर्णायक ने घोषणा की। तो क्या होगा आगे? तो पार्थ अब किसे चुनौती देने वाला है? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 38 हरिकेश की चुनौती 38 हरिकेश की चुनौती। अंत में अब पार्थ की बारी थी। शीर्ष बाहरी शिष्य होने के नाते वो किसे चुनौती देगा? शीर्ष बाहरी शिष्य होने के नाते दर्शक पार्थ को मुकाबला करते देखने ले लिए बहुत उत्सुक थे। शीर्ष 6 सभी स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गए थे। ऋषभ बिष्ट पार्थ से थोड़ा बेहतर मणिपुर चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। भीड़ की अपेक्षाओं के तहत पार्थ ने धीरे से कहा, किसी को नहीं? क्या किसी को भी नहीं? इस दौर में किसी को चुनौती ना देने का मतलब है कि आपके पास किसी को चुनौती देने के लिए केवल 2 मौके बचे हैं, निर्णायक ने चौंकते हुए कहा। हालांकि नियमों में बताया गया है कि यदि चुनौती देने वाला चाहे तो वह अपना मौका छोड़ सकता है। पार्थ ने किसी को भी चुनौती नहीं दी क्योंकि उसके पास स्पष्ट रूप से अपनी योजनाएं थीं। उसका लक्ष्य शीर्ष 3 था। यह केवल 3 राउंड में से पहला था। वो इतनी जल्दी हर किसी को अपनी असली ताकत नहीं दिखाना चाहता था। दूसरे, वह पहले ऋषभ बिष्ट की असली ताकत को समझना चाहता था। पार्थ ने शीर्ष 3 को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे सभी मणिपुर चक्र पर पहुंच गए थे। तुम्हें लगा होगा कि वैसे भी जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए तुमने अपना मौका छोड़ दिया। हरिकेश, जो तीसरे स्थान पर था, उसने पार्थ की ओर मजाक उड़ाते हुए कहा। पार्थ ने भी उसकी नजरों में अपने लिए गहरी दुश्मनी के भाव को महसूस किया। प्रतियोगिता से पहले हरिकेश ने उससे कहा था कि वो उसका हाथ तोड़ देगा, ठीक उसी तरह जैसे पार्थ ने कार्तिक असवाल के साथ किया था। 10 दिनों के बाद हरिकेश की साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई थी और अब वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता था। क्रमांक संख्या 15वीं, 14वीं, 13वीं। चुनौती देने वालों ने अपने इरादों को और भी मजबूत कर लिया। शीर्ष 10 के लिए प्रतियोगिता बहुत तीव्र थी, लेकिन यह मुख्य रूप से 7वें से 10वें स्थान पर केंद्रित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि शीर्ष 6 में सभी स्वाधिष्ठान चक्र या उससे ऊपर पहुंच गए थे, इसलिए किसी ने उनको चुनौती नहीं दी। जल्द ही शीर्ष 10 का फैसला हो गया। अब लोगों ने अपना ध्यान शीर्ष 5 और यहाँ तक कि शीर्ष 3 पर केंद्रित किया।
मैं चौथे स्थान की श्रीवली को चुनौती देना चाहता हूँ, नीले रंग के कपड़े पहने युवक ने अपने फरसे को पकड़ते हुए कहा। श्रीवली ने जब पार्थ की ओर देखा था तो उसके चेहरे के भाव कोमल और शांत थे, इसलिए पार्थ को उसकी जीत का अधिक विश्वास था। विश्वजीत, आप अभी कुछ समय पहले ही स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचे हैं और इसके बावजूद आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। श्रीवली मंद मंद मुस्कुराई। उसके लड़ने का अंदाज भी उसके रवैये से मिलता जुलता था। वह कठोरता का मुकाबला करने के लिए कोमलता का प्रयोग करती थी और उसकी विशेष ताकत थी। आप अकेले हैं जिन्हें मैं शीर्ष 5 में चुनौती दे सकता हूं। उम्मीद है दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। विश्वजीत ने अपने फरसे को हवा में लहराते हुए कहा। यह असली प्रतियोगिता की शुरुआत थी और दो सच्चे वीर योद्धा लड़ने के लिए जा रहे थे। लंबे समय तक कड़ा मुकाबला करने के बाद आखिरकार श्रीवली की जीत हुई। आखिरकार उसके पास उच्च साधना थी और साथ ही अपने कौशल को उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था। हालांकि विश्वजीत हार गया, लेकिन सूची में स्थान वही रहा। श्रीवली शीर्ष 3 को देखते हुए खुद को असहाय महसूस कर रही थी। शीर्ष 3 में सभी प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत थे। ये सभी मणिपुर चक्र पर पहुंच चुके थे, लेकिन इतनी आसानी से हार मान लेना उसकी शैली नहीं थी। श्रीवली ने आखिरकार अपना निर्णय लिया। मैं दूसरे स्थान पर मौजूद पुष्पराज को चुनौती देना चाहती हूँ। पुष्पराज अभी हाल ही में मणिपुर चक्र पर पहुंचा था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति हरिकेश की तरह मजबूत नहीं थी। हा, तुम्हें पता है कि तुम अभी भी जीत नहीं पाओगी, तो फिर क्यों परेशान हो? पुष्पराज आलसी होकर मंच पर कूद गया। दोनों आमने सामने हैं। पार्थ आखिरकार अब शीर्ष 3 की ताकत देखने जा रहा था। मेघुंगली श्रीवली ने धीरे से अपनी उंगली उठाई। उंगली से एक हल्की नीली चमक निकली। ये कमजोर और नाजुक लग रही थी, फिर भी इसने अभी से हवा में दबाव बनाया। ये उसकी एक उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी। उसने इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था और वह अच्छी तरह से जानती थी कि इसका उपयोग कैसे करना है। उसके कौशल का प्रभाव बुरा नहीं है। ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित है। इसमें पानी की कोमलता और बर्फ की कठोरता दोनों शामिल हैं। पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख से देखते हुए विश्लेषण किया। हालांकि कार्तिक असवाल की बर्फीली तलवार और श्रीवली की मेघुंगली दोनों उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थीं जो उच्च स्तर पर प्रशिक्षित की गई थीं, इसलिए उनके हमलों के ताकत की तुलना नहीं की जा सकती थी। अरे, तुम बस इतना ही सुधार किया है? पुष्पराज की आलसी आवाज सुनाई दी। श्रीवली के हमले को चकमा देने के बाद पुष्पराज का शरीर एक धुंध में बदल गया। अच्छा नहीं है, उसने अभी भी पुष्पराज की ताकत को कम करके आंका था। पुष्पराज का आक्रामक कौशल उच्च स्तर पर पहुंच गया है, शिष्यों ने कहा। आकाश मुष्टिका पुष्पराज श्रीवली के पीछे आया और उसे मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी एक लाल रोशनी में ढकी हुई थी। ये हवा को चीरते हुए बिजली के समान ध्वनि उत्पन्न करता था। हवा में गरजती हुई मुट्ठी के कारण कुछ आंतरिक शिष्यों के कान के पर्दे कांप उठे। क्या विनाशकारी मुट्ठी कौशल है! यह कौशल सर्वोच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के बेहद करीब है। यह मेरी फौलादी दीवार तकनीक से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। गरजते बादल मुष्टिका श्रीवली ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन तुरंत ही वो उड़ते हुए दूर चली गई और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून बहने लगा। केवल एक मुक्के से ही श्रीवली घायल हो गई। यह सौभाग्य की बात थी कि उसने कठोरता का मुकाबला करने के लिए कोमलता का इस्तेमाल किया, वरना कोई अन्य साधक होता तो गंभीर रूप से घायल हो जाता। वो तो सिर्फ अभ्यास था, पुष्पराज ने उदासीनता से कहा और फिर से हमला किया। उसके प्रदर्शन ने सभी शिष्यों को सावधान कर दिया। उच्च श्रेणी की कदम तकनीक, उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शक्ति कौशल, उच्च श्रेणी की शारीरिक सुदृढ़ीकरण कौशल। पुष्पराज ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसने कई अलग अलग तकनीकें सीखी थी, साथ ही वे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित भी थे। यहाँ तक कि उसका शारीरिक कौशल भी चौथे स्तर तक पहुँच गया था।
जिसका अर्थ था कि वे अकेले अपने शरीर से तलवारों का मुकाबला करने में सक्षम था। कोई स्पष्ट दोष नहीं है। उनकी मुष्टिका सच में घातक है। पार्थ ने सोचा कि वो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। अब समझ में आया कि बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता में उसने मुझे इतने तिरस्कार से क्यों देखा था। पार्थ तब उसकी 3 चालों तक भी टिक नहीं पाता। मंच पर पुष्पराज श्रीवली के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लगभग 20 हमले करने के बाद श्रीवली पहले से ही घायल हो चुकी थी और इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीवली को पता था कि वे केवल 20 चाल ही टिक सकती है, क्योंकि पुष्पराज उस पर पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर पुष्पराज ने अपनी अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो वे 3 चालों में ही जीत जाता। आप में से किसी को भी शीर्ष 3 को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। पुष्पराज ने लापरवाही से पार्थ की ओर देखते हुए कहा। पार्थ ने तुरंत महसूस किया कि पुष्पराज ने उसके इरादों को भांप लिया था। उसे कैसे पता चला कि पार्थ शीर्ष 3 को चुनौती देने वाला था। अभी की स्थिति से चौथे स्थान पर शिवल्ली, 5वें स्थान पर विश्वजीत और 6ठे स्थान पर स्थित राधा का शीर्ष 3 को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं लगता है। श्रीवली की बारी के बाद हरिकेश की बारी थी। हरिकेश, हरिकेश। कई लोगों ने हरिकेश की जय जयकार की, क्योंकि वो शीर्ष आंतरिक शिष्य बनने का दावेदार था। प्रतियोगिता अब चरम पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि हरिकेश को देखते हुए पुष्पराज की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। केवल पहले स्थान पर काबिज ऋषभ बिष्ट का चेहरा भावहीन था। हरिकेश की नजर पुष्पराज और ऋषभ बिष्ट के ऊपर से गुजरी। उसे तीसरा स्थान मिला था और उसके आगे केवल 2 लोग थे, ऋषभ बिष्ट या पुष्पराज। शिष्य आशान्वित थे। अगर हरिकेश ऋषभ बिष्ट या पुष्पराज को चुनौती देता है तो यह एक शानदार मुकाबला होगा। हालांकि वास्तविकता अलग थी। जब हरिकेश की नजर ऋषभ बिष्ट और पुष्पराज पर पड़ी, फिर उसने दूसरी पंक्ति को देखना शुरू कर दिया। अब दूसरी पंक्ति के शिष्य भय से कांपने लगे। पहली पंक्ति शीर्ष 10 शिष्यों की थी। दूसरी पंक्ति में 11वें से 20वें शिष्य थे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति की 6ठी सीट हरिकेश की ठंडी आवाज गूंज उठी। दूसरी पंक्ति की 6ठी सीट हरिकेश ने शीर्ष 2 को चुनौती नहीं दी, शीर्ष 10 को भी नहीं, बल्कि शीर्ष 20 को। दूसरी पंक्ति की 6ठी सीट। कौन है वह बदकिस्मत कमीना? भीड़ का ध्यान उस स्थान की ओर गया। मुझे पार्थ दंग रह गया। हाँ, हरिकेश उसे ही चुनौती दे रहा था। हरिकेश, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? निर्णायक ने अपनी बाहें टेढ़ी कर लीं। उच्च स्थान वाला यदि निचले स्थान वाले व्यक्ति से हार जाता है तो वो अपने स्थान खो देगा, और अगर जीत भी जाता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। नियमों के अनुसार उच्च स्थान वाले निचले स्थान वालों को चुनौती दे सकते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे इससे कोई लाभ नहीं था। इसके बजाय हारने की स्थिति में वो अपना स्थान भी खो देगा। हाँ, हरिकेश की जानलेवा निगाहें पार्थ पर टिकी हुई थी। कुछ शिष्यों की दृष्टि समझदार थी। उनमें से बहुत से लोग जानते थे कि हरिकेश कार्तिक असवाल के चचेरे भाई थे और उनके संबंध काफी अच्छे थे। 12वें स्थान पर कार्तिक असवाल ने तुरंत हरिकेश को कृतज्ञतापूर्वक देखा। पार्थ, क्या तुम्हें मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं है? हरिकेश ने उपहास किया। भला तुमसे डरने की क्या जरूरत है? मंच पर कूदते ही पार्थ अभिव्यक्तिहीन हो गया। हालांकि वह जानता था कि उसे हरिकेश से लड़ना ही होगा, उसने नहीं सोचा था कि ये मुकाबला इतनी जल्दी होगा। मैं पहले उसका हाथ तोड़ूंगा और फिर मैं ऋषभ बिष्ट को चुनौती दूंगा। हरिकेश ने योजना बनाई। हरिकेश बनाम पार्थ, यह स्पष्ट है, वे अपने चचेरे भाई का बदला ले रहा है। हालांकि पार्थ मजबूत है, फिर भी वो हरिकेश के बराबर नहीं है। कई शिष्य या तो हमदर्द थे या ग्लानि महसूस कर रहे थे। हालांकि पार्थ शीर्ष बाहरी शिष्य और एक सच्चे वीर योद्धा था, फिर भी उसके और हरिकेश के बीच एक बड़ा अंतर था। तो क्या होगा आगे? तो पार्थ हरिकेश की चुनौती को पार कर पाएगा
या फिर उसका भी वही हाल होगा जो उसने कार्तिक का किया था? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़े। कृपया अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 6:39 मैं तुम्हें 10 मौके दूंगा। अध्याय 39 मैं तुम्हें 10 मौके दूंगा। दो सच्चे युद्ध कला तकनीक प्रतिभाओं का सामना हुआ। उनमें से एक बाहरी शिष्यों का राजा था, जबकि दूसरा एक शीर्ष स्तरीय आंतरिक शिष्य था। देखने वाले शांत होने लगे। हालांकि अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा, फिर भी यह एक रोमांचक मैच होने वाला था। हरिकेश से ठंडी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकलने लगी। इससे पूरा अखाड़ा ठंडा हो गया। हालांकि पार्थ अभी भी कुछ कदम दूर था, फिर भी उसने महसूस किया कि उसके अंग जमने